हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे क्लास 12 की ज्योग्राफी जो बुक है अपनी फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, इसका चैप्टर नंबर 5 नए सिलेबस के हिसाब से 2023-24 का जो न्यू सिलेबस है उसके हिसाब से चैप्टर नंबर 5 हो गया है। पहले ये चैप्टर नंबर 6 था। एनीवे, तो चैप्टर का नाम है सेकेंडरी एक्टिविटीज। इससे पहले जो चैप्टर देखा था उसका नाम था प्राइमरी एक्टिविटीज़। ठीक है, तो इससे पहले के जितने भी चैप्टर हैं 1, 2, 3, 4 ये सारे के सारे चैप्टर आपके अपलोडेड हैं प्लेलिस्ट में। आप उनको चेक कर सकते हो और मज़ा तभी आएगा जब पुराने आपके लेक्चर्स कंप्लीट रहेंगे, क्लियर रहेंगे और ज़्यादा समझना बेहतर रहेगा। खैर एनीवे, तो आज हम शुरुआत करेंगे सेकेंडरी एक्टिविटीज़ वाले चैप्टर की। और आज हम जानेंगे कि सेकेंडरी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या है, इंडस्ट्री का मतलब क्या है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट जानने की हम कोशिश करेंगे विद एग्जाम्पल, सो दैट आपको आगे पूरा की पूरा जब भी वर्ड आप सेकेंडरी एक्टिविटीज़ सुने तो आपको दिक्कत ना हो। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल देखेंगे। पहले हम जानेंगे एक मैन्युफैक्चरिंग। ध्यान देना, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ का एग्जांपल क्या आता है, मैन्युफैक्चरिंग आता है। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के अंदर हम क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाते हैं, है ना। इसको एक्चुअली सेकेंडरी एक्टिविटीज़ को हम मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर। इसके अंदर इंडस्ट्रीज आती हैं सेकेंडरी एक्टिविटीज़। देखो, पहले हमने देखा था प्राइमरी एक्टिविटीज़। प्राइमरी एक्टिविटीज़ में क्या आती है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ आती हैं प्राइमरी एक्टिविटीज़ में, है ना। और प्राइमरी एक्टिविटीज़ को हम कह सकते हैं कि भैया ये एग्रीकल्चर सेक्टर से संबंधित है, इसलिए आपने वो चैप्टर देखा हो प्राइमरी एक्टिविटीज़, तो उसमें डिफरेंट टाइप्स की एग्रीकल्चर्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में आती है इंडस्ट्रीज। लेट मी टेल यू, सेकेंडरी एक्टिविटीज में ओनली इंडस्ट्रीज आती हैं। तो जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस है वो सब किसके अंदर आता है, सेकेंडरी एक्टिविटीज़। तो होता क्या है इसमें, व्हाट हैपन्स इन सेकेंडरी एक्टिविटीज़। तो यहाँ पर क्या होता है, हम लेते हैं रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल की क्या करते हैं, प्रोसेसिंग। रॉ मटेरियल की क्या करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं। और प्रोसेसिंग करने के बाद वो कन्वर्ट हो जाता है फिनिश्ड गुड्स में। तो ये जो प्रोसेस है रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करने का, यही आता है आपका सेकेंडरी एक्टिविटीज में। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग। ध्यान देना, तो सेकेंडरी एक्टिविटीज के अंदर क्या होगा, सेकेंडरी एक्टिविटीज के अंदर इंडस्ट्रीज आती हैं जहां पर रॉ मटेरियल को किस में कन्वर्ट किया जा रहा है, फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट किया जा रहा है। और रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो जब भी वर्ड सेकेंडरी एक्टिविटीज आए आपके माइंड में या कहीं भी आप देखें तो तुरंत आपका दिमाग जाना चाहिए यार इसके अंदर तो हम कुछ ना कुछ बनाने की बात कर रहे हैं, कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चर करने की बात कर रहे हैं। तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इंडस्ट्रीज। हम मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सेकेंडरी एक्टिविटीज मतलब मैन्युफैक्चरिंग, कुछ ना कुछ बनाया जा रहा है। तो मैन्युफैक्चरिंग क्या है, ध्यान देना, मैन्युफैक्चरिंग एक प्रोसेस है। मैन्युफैक्चरिंग क्या है, एक प्रोसेस है जहां पर रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट किया जा रहा है, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, तो अगर कोई पूछ ले व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग, तो मैन्युफैक्चरिंग इज द प्रोसेस इन विच रॉ मटेरियल इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट। ठीक है, ये वाली बात हो गई। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपने शुगर केन लिया, शुगर केन गन्ने को मतलब रॉ मटेरियल है, इसको लेके आप शुगर मिल में, कहाँ पर ले गए, शुगर मिल में ले गए। शुगर मिल एक फैक्ट्री होती है जहाँ पे चीनी बनती है और वहाँ पर इसकी क्या की हमने प्रोसेसिंग करने के बाद फिनिश्ड गुड्स में हमें क्या मिलती है, शुगर मिलती है। ठीक है, तो ये जो है एक्टिविटी, यही एक्टिविटी क्या है, सेकेंडरी एक्टिविटी। और ये काम कहाँ पर होगा, किसी ना किसी एक इंडस्ट्री में होगा। इंडस्ट्री क्या होती है, फिजिकली लोकेटेड एक मतलब यूनिट होती है। आप देख सकते हो फिजिकली यहाँ पे जैसे इंडस्ट्रीज बना रखी है। तो इस इंडस्ट्री के अंदर क्या किया जा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है। किसकी मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है, शुगर की मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है। कैसे की जा रही है, रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में डिफरेंट प्रोसेस के द्वारा कन्वर्ट किया जा रहा है। तो ऐसे करके बहुत सारी इंडस्ट्रीज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने मान लो कॉटन लिया, कॉटन की प्रोसेसिंग की, प्रोसेसिंग कहाँ पर करोगे, इंडस्ट्री में करोगे। प्रोसेसिंग करने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो गया, क्लॉथ में कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया, क्लॉथ में कन्वर्ट हो गया। तो ये भी एक कैसी एक्टिविटी है, सेकेंडरी एक्टिविटी है। तो कॉटन को क्लॉथ में कन्वर्ट करना दैट इज मैन्युफैक्चरिंग। क्या हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग। अब अंडरस्टूड, आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा सेकेंडरी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। अब हम देखेंगे थ्योरेटिकल पोर्शन। तो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में जनरली रॉ मटेरियल को वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट किया जाता है। आप सोचो शुगर केन की इतनी वैल्यू नहीं है जितनी किसकी वैल्यू है, शुगर। चीनी महंगी होती है, ठीक है, मगर ये शुगर केन से शुगर में कन्वर्ट करने के लिए हमें बहुत सारी स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। इसलिए शुगर केन में क्या किया हमने, वैल्यू ऐड कर दी। क्या कर दी,
वैल्यू एडिशन कर दिया, ठीक है। तो सेकेंडरी एक्टिविटीज के अंदर क्या किया जाता है, रॉ मटेरियल के अंदर क्या किया जाता है, वैल्यू एडिशन किया जाता है और उसको फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। सेकेंडरी एक्टिविटी ऐड वैल्यू टू नेचुरल रिसोर्सेज बाय ट्रांसफॉर्मिंग रॉ मटेरियल इनटू वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स। सेकेंडरी एक्टिविटीज के अंदर नेचुरल रिसोर्सेज, अब जैसे शुगर केन कैसा रिसोर्स है हमारा, नेचुरल रिसोर्स है जो नेचर से हमें प्राप्त हुआ है, इसके अंदर हमने वैल्यू ऐड कर दी और वैल्यू ऐड करने के बाद ये क्या हो गया, वैल्यूएबल प्रोडक्ट बन गया। जैसे शुगर जो है इसकी एक अलग ही मतलब डिमांड है, आपको चाय बनानी है तो ऐसा नहीं कर लो भैया गन्ना लो, गन्ना से रस निकाल लो और चाय बना लो, ऐसा नहीं है। तो आप चीनी बना दी ना, तो चीनी वैल्यूएबल प्रोडक्ट है, शुगर केन की तुलना में महंगी है और फिर इसको अलग अलग चीज़ों के लिए हम यूज कर सकते हैं। दीज एक्टिविटीज प्रोवाइड फिनिश गुड्स, तो सेकेंडरी एक्टिविटीज में हमें क्या मिलती है, फिनिश गुड्स मिलती हैं फॉर द कंजप्शन ऑफ कंज्यूमर्स। और जो फिनिश गुड्स है उसको कौन यूज करता है, हमारे कंज्यूमर्स यूज करते हैं। कंज्यूमर कौन होता है, जो किसी भी चीज़ को कंज्यूम कर रहा है, यूज कर रहा है, दैट इज कंज्यूमर, ठीक है। सेकेंडरी एक्टिविटीज आर कंसर्न विद मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। तो सेकेंडरी एक्टिविटीज में आपको देखने को मिलेगा मैन्युफैक्चरिंग भी होती है, प्रोसेसिंग भी होती है और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज भी किसके अंदर आती है, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज के अंदर ही आती हैं, ठीक है। एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है, जैसे कॉटन बॉल है, कॉटन बॉल का ये मतलब कॉटन बॉल किससे मिली है, कॉटन के प्लांट से मिली है। इसका एक लिमिटेड यूज है, आपने कभी देखा है कॉटन बॉल ये ले ली और इसको मतलब आप यूज कर रहे हो, ये मतलब रुई हो गई एक प्रकार से। इसका लिमिटेड यूज है, बहुत ज़्यादा इसका यूज नहीं होता है, मगर इसको आप यार्न में कन्वर्ट कर दो, पहले धागे में कन्वर्ट कर दो, धागा फिर मतलब वैल्यूएबल प्रोडक्ट बन जाता है और धागे से आप क्लॉथ बना दो तो और ज़्यादा वैल्यूएबल प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है। तो ये काम भी किसका एग्जाम्पल है, ये भी सेकेंडरी एक्टिविटीज का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो कॉटन बॉल BALL is raw material which has limited use, but after transforming into yarn it becomes more valuable and can be used for making clothes in textile industry। और इसका जो यार्न बन जाएगा इसका यूज हम कहाँ कर सकते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्लॉथ बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल दे रखा है, ये जैसे आयरन ओर है, क्या है अपना आयरन ओर है, तो आयरन ओर को भी आप डायरेक्टली यूज नहीं करते हैं ना। जैसे ये कहाँ से निकला, ये माइनिंग जब हमने करी आयरन की तब हमें मिला आयरन ओर, ठीक है, जमीन से खोद के निकाला तब। अब इससे अगर आपको स्टील बनानी है या आयरन बनाना है, ये सारी चीज़ें बनानी है, तो ये कब बन पाएगा, जब इसकी क्या करेंगे हम, प्रोसेसिंग करेंगे। और प्रोसेसिंग कहाँ पर होगी, इंडस्ट्री में होगी। और जैसे ही आयरन बन जाएगा तो फिर इसका यूज हम बहुत जगह पर कर सकते हैं। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री तो आपको पता है बेसिक इंडस्ट्री है ना, वो हम आगे चर्चा करें। अब हम देखेंगे सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। अब तक आपको आइडिया लग गया होगा कि यार मैन्युफैक्चरिंग क्या है। तो मैन्युफैक्चरिंग एक प्रोसेस है, मैन्युफैक्चरिंग क्या है, एक प्रोसेस है जहाँ पर रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया जा रहा है फिनिश्ड गुड्स में, ध्यान रखना, बस इतना है। मैन्युफैक्चरिंग क्या है, एक प्रोसेस, किसी भी चीज़, कोई भी प्रोडक्ट आप बना रहे हो तो उस प्रोडक्ट को बनाने में रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने का जो कंप्लीट प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। तो ये प्रोसेस की बात की जा रही है, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग में क्या किया जाता है, फिनिश गुड्स को बनाया जाता है विद दी एप्लीकेशन ऑफ पावर। एप्लीकेशन ऑफ पावर का मतलब क्या है, आप इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल कर रहे हो, ये भी एक पावर है। आप मैन पावर का इस्तेमाल कर रहे हो, ये भी एक पावर है। आप मशीन्स का इस्तेमाल कर रहे हो, ये भी एक पावर है। तो फिनिश गुड्स बनाने के लिए आप क्या कर रहे हो, एप्लीकेशन मतलब यूज कर रहे हो किसकी, पावर को। तो पावर का यूज करके रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट जो किया जाता है, इसको कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग जो है मॉडर्न मेथड से भी की जाती है और इट मे बी प्रिमिटिव। मैन्युफैक्चरिंग के जो तरीका होता है ना, वो पुराना तरीका, प्रिमिटिव मतलब प्राचीन तरीका भी हो सकता है, पुराना तरीका भी हो सकता है, ओल्ड तरीका भी हो सकता है और मॉडर्न तरीका भी हो सकता है। क्या मतलब है इसका, पहले के टाइम में, आज से 1000 साल पहले, 2000 साल पहले, 3000 साल पहले, 4000 साल पहले भी मैन्युफैक्चरिंग की जाती थी। उस समय भी कुछ ना कुछ चीज़ों का निर्माण किया जाता था। इफ़ यू टॉक अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि आज से लगभग 4500 ईयर्स एगो की बात है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसमें आपने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नाम के शहरों के बारे में सुना होगा। तो उस टाइम पर भी मैन्युफैक्चरिंग होती थी, उस टाइम पर भी चीज़ों का निर्माण किया जाता था, उस टाइम पर भी प्रोडक्ट्स बनाए जाते थे, मगर उनको बनाने का तरीका पुराना था, प्रिमिटिव टूल्स इस्तेमाल किए जाते थे। मगर आज की डेट में जो मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है, आज की डेट में हम मॉडर्न मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल हम रोबोट्स का इस्तेमाल करते हैं, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं, हम मशीनों का इस्तेमाल करते हैं, ऑटोमेशन का इस्तेमाल करते हैं। अब तो इंसानों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, सारा काम ऑटोमेटिक होता है। तो ये मॉडर्न तरीका है। तो मैन्युफैक्चरिंग कैन बी डन विद मॉडर्न मेथड्स एज वेल एज प्रिमिटिव भी मतलब तरीकों से भी की जा सकती है। मैन्युफैक्चरिंग के द्वारा बहुत सारे प्रोडक्ट्स को हम बना सकते हैं, चाहे वो हैंडीक्राफ्ट हो, हाथ है ना, मतलब छोटे मोटे प्रोडक्ट्स हों, चाहे वो स्टील आयरन इंडस्ट्री को आयरन या स्टील की मोल्डिंग करनी हो, उसको अलग अलग रूप देने हो, चाहे प्लास्टिक के टॉयज बनाने हो, चाहे
कंप्यूटर को जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं उनको असेंबल करना हो, या स्पेस व्हीकल्स हो। स्पेस व्हीकल्स में जैसे हम लॉन्च करते हैं ना अपने, जैसे आपने सुना होगा PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, छोटे से लेकर बड़ा प्रोडक्ट, कई सारी चीज़ें जो है किसके अंदर आती हैं, मैन्युफैक्चरिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सारी चीज़ों का मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। छोटे आपके आसपास जो भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं आपको, आपके किचन में जो भी सामान दिखाई दे रहा है, आपके स्टडी टेबल पे जो भी सामान दिखाई दे रहा है, आप घर में जो भी चीज़ें यूज कर रहे हो, सब चीज़ों की क्या होती है, मैन्युफैक्चरिंग होती है। ठीक है, इवन हमारी भी मैन्युफैक्चरिंग होती है। ठीक है, ओके। तो मैन्युफैक्चरिंग जो है इसका बहुत बड़ा रोल है किसमें, वर्ल्ड की इकोनॉमी में। आप सबको पता है मैन्युफैक्चरिंग ये आती है सेकेंडरी सेक्टर के अंदर। कौन से अंदर, सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आती है। हमारी इकोनॉमी में जो GDP होती है, GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसमें 3 सेक्टर से कंट्रीब्यूशन आता है। प्राइमरी सेक्टर जिसको हम एग्रीकल्चर सेक्टर ही बोलते हैं, सेकेंडरी सेक्टर जिसको इंडस्ट्रियल सेक्टर ही बोलते हैं, टर्सरी सेक्टर जिसको हम सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। तो सेकेंडरी सेक्टर जो है ये इसके अंदर क्या आ जाएंगी, मैन्युफैक्चरिंग जो है सेकेंडरी सेक्टर के अंदर ही आएगी। क्यों इसका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि यार अगर आप एक इंडस्ट्री लगा रहे हो ना, आप एक इंडस्ट्री, कितने सारे लोगों को आप जॉब प्रोवाइड कर रहे हो इंडस्ट्री लगाने में, कितने सारे लोगों को जॉब प्रोवाइड कर रहे हो। तो उससे क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट को हम कम कर सकते हैं, पॉवर्टी को हम खत्म कर सकते हैं, लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव कर सकते हैं, एरिया का डेवलपमेंट कर सकते हैं, बाकी इंडस्ट्रीज को डेवलप कर सकते हैं। तो कुल मिला के बहुत बड़ा रोल होता है वर्ल्ड की इकोनॉमी में। नॉट ओनली वर्ल्ड की इकोनॉमी, अपने किसी भी देश में मैन्युफैक्चरिंग का बहुत तगड़ा रोल होता है ना। फीचर्स ऑफ मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग, आज की डेट में जो मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग की जाती है उसके क्या क्या फीचर्स होते हैं। एक तो पावर का इस्तेमाल किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं, पहले नहीं करते थे। दूसरा मास प्रोडक्शन करते हैं, मास प्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिकल प्रोडक्ट। आइडेंटिकल मतलब हूबहू एक जैसे। आप देखो एक सीरीज के मोबाइल देख लो, कोई से भी सीरीज के मोबाइल देख लो, एक जैसे मोबाइल, तो वो सारे आइडेंटिकल होते हैं, हूबहू होते हैं। आप पेन इस्तेमाल करते हो, सेम कंपनी का सेम मॉडल का पेन इस्तेमाल करते हो, वो सारे पेन कैसे होते हैं, एक जैसे होते हैं, है ना। नोटबुक देख लो, कुछ भी देख लो, आइडेंटिकल मतलब एक जैसे। मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, मास प्रोडक्शन होता है। मास का मतलब बहुत बड़े लेवल पर प्रोडक्शन हो रहा है। मान लो पेन बनाए जा रहे हैं तो एक एक दिन में 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार पेन बनाए जा रहे हैं। कार बनाई जा रही है, एक एक दिन के अंदर 100-100 200 हज़ार कार बनाई जा रही है। बाइक बनाई जा रही है तो एक एक दिन में 10-10 हज़ार बाइक बनाई जा रही है। तो ये होता है मास प्रोडक्शन, बड़े लेवल पर जो प्रोडक्शन होता है। ये खास बात होती है मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग की। स्पेशलाइज लेबर, हर काम को करने के लिए अलग अलग तरह के लोग होते हैं वहाँ पे, है ना। ऐसा नहीं कि एक ही व्यक्ति सारे काम कर रहा है, अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग लोग होते हैं, उनके पास स्पेशल स्किल्स होती हैं। तो ये स्पेशलाइज लेबर का कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर, मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग में। ये चीज़ आप ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम एक छोटा सा अंतर देख लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्री में क्या डिफरेंस है, मैं यहीं पे बता देता हूँ, बिल्कुल सिंपल सा डिफरेंस। मैन्युफैक्चरिंग एक प्रोसेस है, ध्यान देना, मैन्युफैक्चरिंग एक प्रोसेस है जहाँ पर रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया जा रहा है, किसमें, फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है, प्रोसेस तरीका, दैट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। इंडस्ट्री क्या है, जिस जगह पर ये मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है, जगह, इंडस्ट्री क्या होगी, एक फिजिकली लोकेटेड यूनिट होगी, जगह होगी। तो जिस जगह पे मैन्युफैक्चरिंग का काम किया जा रहा है दैट इज इंडस्ट्री। अब वहाँ पे जगह होगी तो वहाँ पे मशीन्स होंगी, बिल्डिंग्स होंगी, वहाँ पे लोग होंगे और वहाँ पे उन सबका देख रेख भी की जाएगी और रिकॉर्ड्स भी रखे जाएंगे, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है मेकिंग बाई हैंड, हाथ से बनाना, है ना। पहले तो मतलब मैन्युफैक्चरिंग का यही मतलब होता था, मगर आप तो मशीनों से ही बना रहे हैं, तो आप चाहे हाथों से बनाओ कोई चीज़, चाहे मशीनों से बनाओ, दैट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है, और हाइयर वैल्यू, है ना, रॉ मटेरियल की वैल्यू कम होती है, फिनिश गुड्स की वैल्यू ज़्यादा होती है, और फिर इसको आप लोकल और इंटरनेशनल मार्केट में क्या कर सकते हो, सेल कर सकते हो। इंडस्ट्री क्या है, इंडस्ट्री ज्योग्राफिकली लोकेटेड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, जो फिजिकली आप देखते हो ना अपनी आंखों से, वो है इंडस्ट्री। जहाँ पे क्या किया जा रहा है, बुक ऑफ अकाउंट्स में बहुत सारी अकाउंट की बुक है, जहाँ पर मतलब कितना रॉ मटेरियल आया, कितना फिनिश गुड्स मतलब दिया हमने, और लोगों को सैलरी दी, हर चीज़ का क्या रखा जाता है, अकाउंट रखे जाते हैं, अकाउंट बुक्स रखी जाती हैं, रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं मैनेजमेंट के अंडर। तो वो हो जाएगी हमारी इंडस्ट्री। और इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग आजकल बिल्कुल सिनोनिम है, मतलब आज की डेट में हम क्या है, मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्री को एक साथ मतलब एक ही चीज़ के लिए यूज कर लेते हैं। आपकी नज़र में मैन्युफैक्चरिंग का मतलब यही है कि यार ये फैक्ट्री है और यहाँ पे ये काम किया जा रहा है, और इंडस्ट्री का मतलब यही है कि यार ये जगह है, यहाँ पे कुछ मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है। तो एक साथ इस्तेमाल कर लेते हैं या एक दूसरे के लिए एक इस्तेमाल कर लेते हैं। तो आजकल ये सिनोनिम हो गए, कोई खास अंतर रहा नहीं है, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग क्या हो गई, मैन्युफैक्चरिंग एक प्रोसेस है जहाँ पे रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो ये सिर्फ प्रोसेस है, क्या है, प्रोसेस। जिस जगह पे ये काम किया जा रहा है उस जगह को हम क्या बोल देंगे, इंडस्ट्री बोल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ, एक लेक्चर कंप्लीट होता है यहाँ पे। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू। और फाइनली अगर आपने अब तक लकी एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें, है ना, कनेक्ट रहें हमसे। थैंक यू।
हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्की एजुकेशन। और आज हम देखेंगे टॉपिक जो है हमारा करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, क्लास 12th की ज्योग्राफी बुक है आपकी, फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, चैप्टर नंबर 5, सेकेंडरी एक्टिविटीज, जो न्यू सिलेबस है उसके हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मतलब है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न लार्ज स्केल इंडस्ट्री का मतलब क्या है? करेक्टरिस्टिक्स का मतलब है एक तो विशेषताएं हम देखने वाले हैं। किसकी विशेषताएं देखने वाले हैं? मॉडर्न वर्ड आ गया, मॉडर्न। मॉडर्न का मतलब है प्रेजेंट डे में जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है। ठीक है, आज के डेट में बहुत सारे रोबोट्स का इस्तेमाल हो रहे हैं, ऑटोमेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, न्यू न्यू टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, न्यू टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। और नेक्स्ट है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज कौन सी होती है? ऐसी इंडस्ट्रीज जहां पे बहुत ज्यादा पैसा लगा हुआ हो। नंबर एक, ऐसी इंडस्ट्री जहां पे बहुत सारे वर्कर काम कर रहे हो। और ऐसी इंडस्ट्री जो बहुत बड़े एरिया में फैली हुई हो, उनको बोलते हैं मॉडर्न लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। तो मॉडर्न लार्ज स्केल इंडस्ट्री होती है, उनके क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्या क्या विशेषताएं होती हैं, इन 5 टॉपिक्स में इनको हम कवर करेंगे। पहला, स्पेशलाइजेशन ऑफ स्किल्स और मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। दूसरा, मैकेनाइजेशन। तीसरा, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। फोर्थ, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेटिफिकेशन। और फिफ्थ, अनइवन ज्योग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन। इन 5 पॉइंट में हम फीचर्स जानने की कोशिश करेंगे मॉडर्न लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, जो बहुत बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं, उनके फीचर हम जानने की कोशिश करेंगे। पहला ही पॉइंट है आपका स्पेशलाइजेशन ऑफ स्किल्स और मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ पे ज्यादातर स्पेशलाइजेशन स्किल्स की तो ज्यादा दे नहीं रखा, मगर मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन डेफिनेटली यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, तो प्रोडक्ट को जनरली 2 तरीके से मतलब प्रोड्यूस किया जाता है, एक तो कम क्वांटिटी में और एक बहुत ज्यादा क्वांटिटी में। कम क्वांटिटी में प्रोड्यूस करते हैं, पहला वाला मेथड। बहुत ज्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस करते हैं, वो है दूसरा वाला मेथड। तो आजकल जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है वो डेफिनेटली कम क्वांटिटी में तो प्रोड्यूस नहीं करेंगी, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में मास प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट्स अंडर द क्राफ्ट मेथड आर वेरी कॉस्टली बिकॉज फैक्ट्रीज प्रोड्यूस ओनली फ्यू पीसेस विच आर मेड टू ऑर्डर। कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं जो बहुत ज्यादा कॉस्टली प्रोडक्ट बनाती हैं, और बहुत ज्यादा कॉस्टली प्रोडक्ट जो होते हैं उनको हर कोई खरीदता नहीं है। इसलिए ऑर्डर दिलवाकर, मतलब आपको ऑर्डर करना पड़ेगा, तब जाके वो कंपनीज प्रोडक्ट बनाती हैं। ठीक है, आपने कई सारी कार वारों के बारे में सुना होगा, जो कार हैं बहुत ज्यादा महंगी महंगी कार हैं, वो बहुत ज्यादा मास प्रोडक्शन नहीं होता। आप ऑर्डर दो तभी वो आती हैं, करोड़ों में जो मतलब जिनका ऑर्डर देना पड़ता है, करोड़ों की जो कारें होती हैं। ठीक है, तो ये कौन सा मेथड हो जाएगा? क्राफ्ट मेथड। तो क्राफ्ट मेथड के अंदर जो प्रोडक्ट होते हैं बहुत ज्यादा कॉस्टली होते हैं, आपको ऑर्डर देके बनवाने पड़ते हैं और कुछ ही पीसेस प्रोड्यूस करते हैं। तो एक तो ये हो गया, ये वाला मतलब ये भी मतलब आधुनिक जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज है वहां पर ये देखने को मिलेगा, जो कॉस्टली मतलब गाड़ी वाड़ी बनाती है, कॉस्टली चीजें बनाती हैं। या आपने देखा होगा बहुत सारी सबमरीन बनती हैं, सबमरीन पानी के नीचे जो पनडुब्बी होती है, तो वो मास प्रोडक्शन नहीं होता, ऑर्डर देना पड़ता है, बड़ी बड़ी कंपनियां बनाती हैं। ठीक है, तो ये जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, करोड़ों के प्रोजेक्ट होते हैं, अरबों के प्रोजेक्ट होते हैं, वो सब ऐसे ही क्राफ्ट मेथड के थ्रू किए जाते हैं। दूसरा एक और तरीका क्या है? मास प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन में क्या होता है? बहुत सारी क्वांटिटी में स्टैंडर्ड जो मतलब स्टैंडर्डाइज जो पार्ट्स हैं उनका मतलब क्या किया जाएगा? प्रोडक्शन किया जाएगा। ठीक है, या कंप्लीट प्रोडक्ट का मास प्रोडक्शन किया जाता है। फॉर एग्जांपल, आप मोबाइल बना रहे हो, मोबाइल का मास प्रोडक्शन कर सकते हो। आप कार बना रहे हो, छोटी छोटी कार, मतलब 4 लाख की, 5 लाख की, 10 लाख की रेंज में, इसके बहुत सारे मास प्रोडक्शन कर रहे हो, कर सकते हो। बाइक बना रहे हो, बाइक 2 व्हीलर, इसका मास प्रोडक्शन कर सकते हो। छोटे छोटे प्रोडक्ट्स आते हैं, जैसे खाने पीने की चीजें आती हैं, इनका भी हम क्या कर सकते हैं? मास प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो वर्कर्स होते हैं, प्रत्येक वर्कर सेम काइंड ऑफ वर्क को बार बार परफॉर्म करता रहता है। तो इसमें देखने को ये मिलेगा कि जो वर्कर्स होते हैं उनको काम असाइन कर दिया जाता है कि आपको ये काम करना है और आपको ये काम करना है। तो मास प्रोडक्शन के अंदर जिम्मेदारी फिक्स कर दी जाती है कि आपका काम इंस्पेक्शन करना है, आपका काम यहाँ पे अगर मशीन खराब हो जाए तो उसको चेक करना है, आपका काम इस चीज को यहाँ से यहाँ डिलीवर करना है। तो ऐसे करके अलग अलग वर्कर्स की अलग अलग ड्यूटीज असाइन कर दी जाती है, और वही काम उसको लगातार हर दिन वही करना पड़ता है, हर साल वही करना पड़ता है। तो यहाँ पर ये चीज देखने को मिलती है, सेम काइंड ऑफ वर्क जो है बार बार करना पड़ता है वर्कर्स को, और यहाँ पर मास क्वांटिटी में प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं मास प्रोडक्शन के अंदर। और क्राफ्ट मेथड के अंदर जो प्रोडक्ट बहुत कम बनाए जाते हैं, ऑर्डर देके बनवाए जाते हैं, तो यहाँ पे क्वांटिटी कम रहती है मगर बहुत ज्यादा कॉस्टली होते हैं। ठीक है, दस द वर्कर्स आर इन्वॉल्व इन स्पेशलाइज्ड टास्क दैट रिक्वायर स्पेशलाइज्ड स्किल्स। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जब मास प्रोडक्शन कर रहे हैं, ऐसा कोई भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो कंपनियों में क्या होता है, आपको देखने को मिलेगा अलग अलग टाइप की स्किल्स चाहिए। ठीक है, कोई भी कंपनी हो, वहाँ पे आपने, अगर मैं थोड़ा सा एग्जांपल दूं, तो रॉ मटेरियल साइड में एक अलग मतलब वर्कर चाहिए, है ना, और जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है वहाँ पे अलग टाइप की स्किल्स चाहिए, मेंटेनेंस में अलग टाइप की स्किल्स चाहिए, और लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए अलग टाइप की स्किल्स चाहिए, सेफ्टी के लिए अलग टाइप की स्किल्स चाहिए,
और बहुत सारा आपको मतलब सामान रखना पड़ता है, स्टोर में रखना पड़ता है, उसके लिए अलग से स्किल्स चाहिए। तो कोई भी कंपनी में आप देखो अलग-अलग स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है, अलग-अलग तरह के लोगों की ज़रूरत पड़ती है और उनके लिए उनको ट्रेनिंग भी देनी पड़ती है। दूसरा है मैकेनाइज़ेशन। मॉडर्न इंडस्ट्री में आपको एक और चीज़ क्या देखने को मिलेगी, मैकेनाइजेशन का मतलब है मशीनों का बहुत ज़्यादा यूज़ देखने को मिलेगा। जो काम जनरली पहले के टाइम पे हाथों से होता था, अब मॉडर्न इंडस्ट्रीज में वही काम किसके माध्यम से हो रहा है, मशीनों के माध्यम से हो रहा है और वो भी ऑटोमेटिक हो रहा है, इंसान की ज़रूरत क्या होती जा रही है, कम। इसी मैकेनाइजेशन की वजह से आज की डेट में जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज में उसमें मशीन ज़्यादा काम कर रही हैं और इंसान कम काम कर रहे हैं। तो मैकेनाइजेशन का मतलब होता है किसी भी काम को करने के लिए मशीनों का या अलग-अलग गैजेट्स का यूज़ करना, दैट इज़ कॉल्ड मैकेनाइजेशन। आज की डेट में एक चीज़ है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन में क्या होता है, काम जो है अपने आप होता जाता है, बिना ह्यूमन इंटरफेरेंस के काम होता जाता है, ठीक है? आजकल आप जो मतलब जैसे मान लो रोबोट में कोई प्रोग्रामिंग कर दी और रोबोट जो है अपने आप, जैसे यहाँ पे मान लो ये रोबोट जो है मान लो कुछ भी काम कर रहे हैं, यहाँ पे पेंटिंग कर रहे हैं या वेल्डिंग कर रहे हैं, तो एक बार प्रोग्रामिंग कर दी जाती है और फिर ये रोबोट अपने आप चलते रहते हैं और अपने आप अपना जो काम है उसको लगातार करते रहते हैं और बिना ह्यूमन इंटरफेरेंस के करते रहते हैं। तो जब काम बिना किसी ह्यूमन इंटरफेरेंस के हो, अपने आप होता जाए और मशीनों की सहायता से हो जाए और मशीनों को इतना कैपेबल कर दो कि मशीन जो है इंसान की तरह मतलब सोचने लग जाए, इंसान की तरह मतलब जैसे मतलब जो काम इंसान कर रहा है वही काम मशीन करने लग जाए, तो इसको हम बोलते हैं ऑटोमेशन। आपने मूवी देखी होगी, रोबोट मूवी देखी होगी, उसमें जो चिट्टी है बिल्कुल इंसानों की तरह काम करता है, सारे काम करने लग जाता है। तो ये क्या है, किसका एग्जाम्पल है, ऑटोमेशन का एग्जाम्पल है। और इसी ऑटोमेशन की वजह से बहुत सारी जॉब्स भी हमारी लॉस्ट हो रही हैं। ऐसा नहीं है जॉब लॉस्ट हो रही है, मगर जॉब्स क्रिएट भी हो रही है, मगर क्रिएट कम क्वांटिटी में हो रही है और लॉस्ट है वो ज़्यादा क्वांटिटी में हो रही है, ठीक है। तो ऑटोमेशन इज एडवांस स्टेज ऑफ मैकेनाइजेशन इन विच machines or computer works in the manufacturing process itself without any human interference। तो यहाँ पे मशीन और ह्यूमन जो है लगातार काम करते रहते हैं। आजकल तो इन मशीनों को आप इंटरनेट से कंट्रोल भी कर सकते हो, है ना, अपने हिसाब से कंट्रोल भी कर सकते हो। इन मॉडर्न वर्ल्ड automatic factories are found almost everywhere. These are operated feedback and closed loop computer control system which enable machine to think and work itself। तो ये मशीनें जो होती हैं ऑटोमेटिक जो अपने आप चलती हैं, ये फीडबैक पे काम करती हैं, क्लोज लूप सिस्टम में काम करती हैं। फीडबैक क्लोज लूप का मतलब क्या है, मशीन जैसे हमें पता रहता है ना, हमारे पास जैसे अपनी बॉडी में 5 सेंसर होते हैं, अपने पास जैसे स्किन है वो सेंस करती है हीट बीट को, अपनी आई है वो देखती हैं, ईयर हैं जो सुनने का काम करते हैं, ठीक है। ऐसे करके जीभ है जो हमारी वो टेस्ट लेती है, नाक है जो स्मेल टेस्ट करती है, तो ये हमारी बॉडी को बताते हैं कि भाई अपने आसपास क्या हो रहा है। ऐसी मशीनों में भी सेंसर लगा देते हैं और वो सेंसर जो है मशीनों को इन्फॉर्मेशन देते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, मशीन क्या कर रही है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं फीडबैक एंड क्लोज लूप सिस्टम। तो मशीनों में भी क्या लगे रहते हैं, सेंसर लगे रहते हैं और वो सेंसर मशीनों को बिल्कुल इंसान की तरह बना देती है, ठीक है। नहीं तो रोबोट को क्या पता आगे क्या है क्या नहीं है ना। जैसे रोबोट मूवी में देखा, रोबोट भाग रहा है, आगे से कोई आ रहा है तो रोबोट अपना बचाव कर रहा है, तो उसको कैसे पता चला, उसमें सेंसर लगे हुए हैं, ठीक है, कैमराज लगे हुए हैं, वो अंतर मशीन से कनेक्टेड है। तो ये जो ऑटोमेशन में मशीन है ये किस पे काम कर रही है, फीडबैक एंड क्लोज लूप कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम पे काम कर रही है। मशीन को लगातार इनपुट आते रहते हैं, सेंसर से पता चलता रहता है क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मैकेनाइजेशन जो है, अब यार सोचो यार एक रोबोट लगाओ, आप करोड़ों में रोबोट लगते हैं, तो छोटी मोटी जो इंडस्ट्रीज है उनकी इतनी कैपेसिटी नहीं है इन रोबोट्स को मतलब वो लगा सकें। तो छोटी छोटी जो इंडस्ट्रीज होती है वहां पर मैकेनाइजेशन आपको देखने को मिलेगा, मगर इतना नहीं देखने को मिलेगा जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज में आपको मैकेनाइजेशन देखने को मिलेगा। तीसरा है टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। ये जो मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है बड़ी बड़ी, इनमें एक चीज और खास बात क्या देखने को मिलेगी, ये लगातार अपने आप को इवॉल्व करते रहते हैं, ये अपने लगातार नए नए प्रोडक्ट्स लेके आते हैं, मतलब इनोवेशन करते रहते हैं, नया नया करते रहते हैं, नयापन। जैसे आप मोबाइल देखो, आप कोई सा भी मोबाइल यूज कर रहे हो, उसी कंपनी के मोबाइल हर 2 महीने में 3 महीने में नए नए प्रोडक्ट्स आते रहते हैं। एप्पल देखो, एप्पल हर मतलब 4-5 महीने में या 6 महीने में जो भी है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कितने महीने में लॉन्च करते हैं, तो हर महीने महीने में या हर 6 महीने में, साल भर में नए-नए प्रोडक्ट्स निकालते रहते हैं, ठीक है। सैमसंग देखो हर 2 महीने में नए-नए प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, बहुत सारे वैराइटीज़ आ रही हैं, तो ये अपने आप थोड़ी आ रहे हैं। इन पे लगातार ये क्या करते रहते हैं, काम करते रहते हैं। पिछले मतलब जो प्रोडक्ट है उनमें क्या कमियाँ हैं उनको दूर करके और नए प्रोडक्ट्स निकालते रहते हैं। ऐसे ही सेम गाड़ियाँ जो हैं, बड़ी-बड़ी 4 व्हीलर गाड़ियाँ, उसमें नई-नई गाड़ियाँ आती रहती हैं। चीज़ वही है, इंजन वही है, वही टायर है, वही स्टीयरिंग है, बस थोड़ा बहुत चेंजेज़ कर देते हैं और नए प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हैं। यही जो नयापन लेके आ रहे हैं, इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इनोवेशन बोलते हैं। अंडरस्टूड?
तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस व्हिच इज कंसीडर्ड एज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग। अब यार ये नई नई चीजें हो रही है, अपने आप तो हो नहीं रही है, उसके पीछे पूरी टीम काम करती है, उसको हम बोलते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम। ये हमेशा लगातार देखते रहते हैं कि क्या चीज हमें करनी चाहिए कि प्रोडक्ट हमारा ज्यादा से ज्यादा बढ़िया, मतलब लोग ज्यादा यूज करें, ज्यादा से ज्यादा इसकी बिक्री हो और ज्यादा से ज्यादा मतलब इसका पॉपुलैरिटी बढ़े। तो इसके पीछे ये लगातार रिसर्च करते रहते हैं नहीं? और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की वजह से ये क्वालिटी कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी क्वालिटी मेंटेन कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं। और साथ के साथ में जो वेस्ट और इनएफिशिएंसी है, पहले के टाइम पे जो मतलब ज़्यादा वेस्ट हो रहा था, तो उसको वेस्ट को कम कर सकते हैं, वेस्टेज को। और पहले जो अगर क्वालिटी सही नहीं थी, इनएफिशिएंसी ज़्यादा थी, तो उसको एफिशिएंट बना सकते हैं, बेटर बना सकते हैं, काम करने की क्षमता को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। और साथ के साथ में पॉल्यूशन को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये हो गया टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। ये भी देखने को मिलेगी आपको मॉडर्न लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में। नेक्स्ट है आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेटिफिकेशन। अब ये जो मॉडर्न इंडस्ट्री होती है ना, बहुत बड़ी होती है, बहुत सारा पैसा इनमें इन्वेस्ट होता है ना, हजार हजार करोड़ की कंपनियों का हजार हजार करोड़ की मतलब इन्वेस्टमेंट यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये छोटी मोटी बात नहीं है, तो बड़ी कंपनियों को और मतलब कंट्रोल करने के लिए पूरा एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है, साथ के साथ में अलग अलग लेयर्स होती हैं, है ना। और इन लेयर्स में जैसे अलग अलग बॉस रहते हैं, एक सुपर बॉस रहता है, वो सबको क्या करता है, कंट्रोल करता रहता है। तो जो मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग होगी उसमें नंबर एक कॉम्प्लेक्स मशीन टेक्नोलॉजी, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिलेगी। हो सकता है हमारा रोबोट्स यूज कर रहे हो, आजकल बहुत सारी कंपनियों में रोबोट्स यूज करना स्टार्ट कर दिया है, या रोबोट जैसी मशीन्स का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया है, जो नॉर्मल इंडस्ट्री में नहीं देखने को मिलेगी। साथ के साथ में एक्सट्रीम स्पेशलाइजेशन, एक्सट्रीम स्पेशलाइजेशन का मतलब है अलग अलग काम के लिए अलग अलग बंदे यहाँ पर रखे जाते हैं, उनकी स्किल्स बहुत ज़्यादा हाईली डेवलप्ड होती हैं। डिवीजन ऑफ लेबर होता है, एक ही आदमी सारे काम नहीं करता है, अलग अलग काम के लिए अलग अलग मतलब वर्कर रखे जाते हैं, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा गुड लेस एफर्ट में प्रोड्यूस कर सकें और कम कॉस्ट में प्रोड्यूस कर सकें। बहुत सारा पैसा, वास्ट कैपिटल इनको इन्वेस्ट करनी पड़ती है। बड़ी बड़ी कंपनियों में ऐसा नहीं है कि भैया लाखों में काम हो गया, करोड़ों हजारों करोड़ों मतलब इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है, बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब बहुत सारी बिल्डिंग बनानी पड़ती हैं, बहुत सारे कमरे बनाने पड़ते हैं, अलग अलग रूम्स बनाने पड़ते हैं, हर चीज़ का यहाँ पे जुगाड़ करना पड़ता है, बिजली पानी सबकी व्यवस्था करनी पड़ती है। और एक एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेसी होती है, मतलब एक एडमिनिस्ट्रेशन होता है पूरा, जो सारी की सारी चीज़ों को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ये फीचर भी देखने को मिलेगा। अब ये जो इंडस्ट्रीज है ना, ये मॉडर्न लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हर जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, कहीं पे ज़्यादा है और कहीं पे कम है। ये चीज़ भी आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे यही दे रखा है कि जो मॉडर्न लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैं, ये हर जगह पे नहीं है, कुछ ही जगहों पर पाई जाती है दुनिया में। 10% से भी कम जो वर्ल्ड का एरिया है, वहां पर इनका कंसंट्रेशन देखने को मिलेगा, है ना। 90% जो वर्ल्ड एरिया, वहां पर ये नहीं पाई जाती है। कुछ 10% टोटल वर्ल्ड का जितना भी एरिया है, उसका 10% जो एरिया है, वहां पर इनका मतलब कंसंट्रेशन देखने को मिलेगा। और ये कहाँ पर पाई जाती है जनरली? अब सिंपल सी बात है, हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो आप ऐसे देश में तो करोगे नहीं जो बहुत ज्यादा पुअर है। तो सिंपल सी बात है, ये पाई जाती है ऐसे एरियाज में जो इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली पावरफुल है, ठीक है, वहां पर ज्यादा पाई जाती है। मोस्टली ज्यादातर देखा जाता है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज है, वहां पर इनका कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, या बहुत ज्यादा डेवलपिंग स्टेज में है, ठीक है। अब जैसे मोर डेवलपिंग कंट्री है, जैसे इंडिया, चाइना, ये डेवलप्ड नहीं हुई है मगर बिल्कुल क्लोज टू डेवलप कंट्री के आसपास है, तो यहाँ पर भी इनका कंसंट्रेशन ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। और आजकल तो ये भी देखने को मिलेगा, अब अगर इसको एग्रीकल्चर से कंपेयर करें, है ना, अब एग्रीकल्चर में तो बहुत सारा एरिया होता है, बहुत बड़े बड़े फार्म्स होते हैं, उनमें खेती करते हैं। तो खेती की तुलना में इनका जो एरिया होता है, इनकी जो जगह होती है मैन्युफैक्चरिंग साइड, वो कम होती है, बस इतना ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हुए हमारे फीचर्स। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। और इससे पहले जितने भी चैप्टर है, मैंने सारे चैप्टर करा दिए, उनको एक एक करके आप देख सकते हो। फिर भी किसी भी टॉपिक में आपको कोई भी डाउट है तो आप बता सकते हो, सर इस टॉपिक को भी हमें क्लियर कराएं, उस पर वीडियो बनाएं, तो मैं डेफिनेटली उस पर वीडियो बनाऊंगा। और अब तक आपने लकी एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब लकी एजुकेशन और बी द पार्ट ऑफ लकी एजुकेशन फैमिली। धन्यवाद। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे क्लास 12 की ज्योग्राफी, फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, चैप्टर नंबर 6, सेकेंडरी एक्टिविटीज। इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। मतलब क्या है इसका, कि अगर आपको कोई इंडस्ट्री लगानी है, सपोज आप मतलब बिजनेसमैन बन जाते हो, इंडस्ट्रियलिस्ट बन जाते हो, तो आप जब इंडस्ट्री लगाओगे तो किन किन चीज़ों को आप ध्यान में रखोगे, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपकी इंडस्ट्री को अफेक्ट करेंगी, आपकी इंडस्ट्री को प्रभावित करेंगी। मतलब आप उस जगह पर फैक्ट्री लगाना ज़्यादा प्रीफर करोगे जहाँ पे आपको प्रॉफिट मैक्सिमम हो। अब सिंपल सी बात है यार, इंडस्ट्रियलिस्ट लगाते हैं
और इंडस्ट्रियलिस्ट इंडस्ट्री वहीं लगाएगा जहां पे उसको ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सके। तो इसके अलावा और भी कौन कौन सी चीजें जो हमारी इंडस्ट्री को अफेक्ट करेंगी, एक एक करके सारे टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, ठीक है। हर इंडस्ट्री का सपना होता है, हर इंडस्ट्री का टारगेट होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट कमाए और कॉस्ट कम करे। मतलब कोई भी प्रोडक्शन कर रही है कंपनी, किसी भी चीज का उत्पादन कर रही है, प्रोडक्शन कर रही है, तो उसमें कॉस्ट जो है प्रोडक्शन की कॉस्ट उसको कम करे। प्रोडक्शन की कॉस्ट का मतलब क्या है, मान लो एक पेन बनाने में वो 7 रुपए ले रहे हैं, 7 रुपए में पड़ रहा है, वही पेन मार्केट में 10 रुपए का बिक रहा है ना। तो पेन बन के तैयार हुआ कितने रुपए में, मान लो, बिल्कुल ज्यादा इकोनॉमिक्स मत लगाना, सिंपल सी भाषा में समझा रहा हूँ। मान लो पेन जो है कंपनी प्रॉफिट कमा के अपना कितने में बेच रही है, 7 रुपए में, वही मार्केट में कितने का जा रहा है, 10 का जा रहा है। कंपनी ने प्रॉफिट कमा के बेच रही है, तो मतलब कंपनी को मान लो बनाने में इसको लग रहे होंगे 5 रुपए, कितने लग रहे हैं, 5 रुपए। अब कंपनी कोशिश करेगी अब अपना, अगर उसको प्रॉफिट बढ़ाना है, अभी 5 रुपए जब उसको बनाने में लग रहे हैं, 2 रुपए उसकी कमाई हो रही है, अगर सपोज कंपनी उसी पेन की कीमत मान लो 3 रुपए में उसको बना के दे दे, तो प्रॉफिट कितने का हो जाएगा, 4 का हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो ऐसी कंपनियां क्या करती हैं, अपने जो प्रोडक्ट है उसकी जो कॉस्ट है उसको कम से कम करने की कोशिश करती है, मिनिमाइज करने की कोशिश करती हैं, उससे उनका फायदा बढ़ जाता है, ठीक है। इसीलिए लोकेशन इंडस्ट्री की वहां पर फिक्स करते हैं जहां पर इनकी प्रोडक्शन कॉस्ट क्या हो, कम से कम हो। तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अब यहाँ बुक में 7 फैक्टर 8 फैक्टर दे रखे हैं। तो कौन कौन से फैक्टर दे रखे हैं इंडस्ट्री को जो अफेक्ट करते हैं। नंबर 1, एक्सेस टू मार्केट, मतलब मार्केट को एक्सेस होना चाहिए, पास में मार्केट होना चाहिए। एक्सेस टू रॉ मटेरियल, पास में रॉ मटेरियल होना चाहिए। लेबर सप्लाई का एक्सेस होना चाहिए। सोर्सेस ऑफ एनर्जी पास में होने चाहिए। अच्छा ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का नेटवर्क होना चाहिए। गवर्नमेंट पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए जो रीजनल डेवलपमेंट को जो मतलब वेरिएशन है, कहीं पे ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, कम हो रहा है, तो सरकार भी कई बार कोशिश करती है ऐसी जगह पे फैक्ट्री लगवाती है जहां पर मतलब डेवलपमेंट कम हुआ है। और एक्सेस टू एग्लोमरेशन इकोनॉमीज, किसी इंडस्ट्री से जो बाकी इंडस्ट्रीज को जो फायदा होता है वो भी इंडस्ट्रीज वहां पे होनी चाहिए। तो लगभग 7 फैक्टर इनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये वाला टॉपिक आपके 2 जगह पे काम आएगा। इंडिया वाली बुक में भी इंडस्ट्री वाला टॉपिक है, वहां पर भी आएगा और यहाँ पर भी आएगा। तो ये 7 फैक्टर को हम एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। पहला है एक्सेस टू मार्केट। एक्सेस टू मार्केट का सिंपल सा मतलब है, कोई भी इंडस्ट्री अगर आप लगा रहे हो, मान लो आपकी इंडस्ट्री है, तो यहाँ पे मान लो मार्केट है, यहाँ पे आपकी लेबर सप्लाई है, यहाँ पे आपका रॉ मटेरियल है, तो आप कोशिश करोगे इंडस्ट्री ऐसी जगह पे लगाए जहाँ से मार्केट भी नजदीक हो, लेबर भी नजदीक हो और रॉ मटेरियल भी नजदीक हो। तो हर कोई इंडस्ट्री मार्केट वहीं लगाएगी, सॉरी इंडस्ट्री वहीं अपना प्लांट लगाएगी जहाँ मार्केट पास में हो। अब यार मार्केट इस जगह पे, इंडस्ट्री मैंने यहाँ लगा दी, तो दूर इंडस्ट्री लगेगी तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगी। अगर मान लो यहीं की बगल में मैं अगर इंडस्ट्री लगा देता हूँ मार्केट के बगल में, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाएगी। तो ये होता है सबसे बड़ा एडवांटेज। और मार्केट क्या होता है, मार्केट एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे गुड्स की डिमांड होती है और मतलब खरीदने की क्षमता होती है लोगों के अंदर, और जहाँ पे सेलर्स जो है अपने सामान को बेचते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मार्केट बोलते हैं। तो मार्केट की डेफिनेशन तो ये आ गई, आप लिखना चाहो तो इसको लिख देना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट के पास होना, किसी भी मैन्युफैक्चर गुड्स का अगर मार्केट के पास है या कोई भी इंडस्ट्री मार्केट के पास है, तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है उसकी लोकेशन के लिए, है ना। रिमोट एरियाज में कुछ लोग रहते हैं और इसलिए वहाँ पे छोटा छोटा मार्केट होता है। दूर दराज अगर कोई इंडस्ट्री लगाएगा तो वहाँ पे आपने देखा होगा, रिमोट एरिया मतलब दूर दराज के जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पे लोग कम रहते हैं, तो छोटा मार्केट होता है। आप इंडस्ट्री वहाँ लगाओगे जहाँ पे लोग ज्यादा रहते हैं। इसलिए दुनिया में ग्लोबल मार्केट कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यहां पर ग्लोबल मार्केट देखने को मिलेगा। और जो साउथ और साउथ ईस्ट एशिया है, वहां के जो डेंसली पॉपुलेटेड रीजन है, यहां पर भी बहुत बड़ा मार्केट है। और साथ के साथ में एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग और आर्म इंडस्ट्री, इनका ग्लोबल मार्केट है। ग्लोबल मार्केट मतलब पूरी दुनिया में। आप एयरक्राफ्ट देखो, ऐसा नहीं है एक देश को डिमांड है, हर देश को ग्लोबल एयरक्राफ्ट की डिमांड है ना। तो एक्सेस टू मार्केट में बस इतना ध्यान रखना, कोई भी इंडस्ट्री जो है वो अपना प्लांट कहां पर लगाएगी, नियर दी मार्केट लगाएगी। और मार्केट कैसा होना चाहिए, लार्ज मार्केट होना चाहिए। और ग्लोबल मार्केट हो उसका तो फिर कहना ही क्या है, ग्लोबल मार्केट होगा तो प्रोडक्ट को एक से ज्यादा देशों में हम बेच सकते हैं। एक्सेस टू रॉ मटेरियल, कोई भी इंडस्ट्री मतलब चाहेगी कि रॉ मटेरियल कैसा हो, पहली बात तो रॉ मटेरियल सस्ता हो, चीप हो और आसानी से ट्रांसपोर्ट करने लायक हो। हर इंडस्ट्री की यही डिमांड रहती है कि रॉ मटेरियल सस्ता हो और आसानी से उसको ट्रांसपोर्ट कर सकें। और इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन चीप, बल्कि एंड वेट लूजिंग मटेरियल आर लोकेटेड नियर द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल सच एज। अब कुछ इंडस्ट्री ऐसी होती हैं जो डिपेंड करती है, जिनके लिए मटेरियल बहुत सस्ता चाहिए, रॉ मटेरियल भारी रॉ मटेरियल हो, और वेट लूजिंग मतलब जिसका वजन कम हो जाता हो समय के साथ साथ, तो वो क्या करती हैं, अपने प्लांट को रॉ मटेरियल के पास लगाती हैं। तो ऐसी कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जो वेट लूजिंग रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करती हैं, जैसे स्टील, शुगर और सीमेंट इंडस्ट्री, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर देखा जाता है पेरिशेबिलिटी। पेरिशेबिलिटी का मतलब है सामान का समय के साथ खराब हो जाना।
कई सामान ऐसे होते हैं पेरिशेबल आइटम जो समय के साथ खराब हो जाते हैं, थोड़े समय ज़्यादा अगर उनको रखा जाए, जैसे दूध है, दूध को आप मतलब गर्म मत करो और 2-4 घंटे तक रखे रखो, वो खराब हो जाएगा। मीट है, मीट को ऐसे ही रखे रहने दो बिना किसी प्रिजर्वेटिव के, वो भी खराब हो जाएगी। तो पेरिशेबिलिटी भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर कोई आइटम पेरिशेबल है, जल्दी खराब हो जाता है, तो उस इंडस्ट्री को हम लगाते हैं रॉ मटेरियल के पास। फॉर एग्जांपल एग्रो प्रोसेसिंग और डेयरी प्रोडक्ट, ये जो इंडस्ट्रीज है इनको कहाँ पर लगाया जाता है? फार्म प्रोड्यूस या मिल्क सप्लाई के पास लगाया जाता है, ताकि ये खराब ना हो। एक्सेस टू लेबर सप्लाई, अब हर इंडस्ट्री को काम करने के लिए क्या चाहिए भैया? लेबर चाहिए, श्रमिक चाहिए, है ना। और हर इंडस्ट्री कोशिश यही करेगी कि लेबर जो हो बिल्कुल उसके पास में ही हो। लेबर पास में होगी तो लेबर आसानी से वहां पर जा सकती है और वहां से अपने घर आ सकती है। तो आज की डेट में आपको देखने को मिलेगा इंक्रीजिंग मैकेनाइजेशन, ऑटोमेशन, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस हैव रिड्यूस्ड द डिपेंडेंसी ऑफ इंडस्ट्री ऑन लेबर। आज की डेट में क्या हो गया है? इंडस्ट्रीज में मशीनों का यूज हो रहा है। मैकेनाइजेशन मतलब काम मशीन से हो रहा है, मशीन से काम कम हो रहा है तो लेबर की डिमांड क्या हो गई है? कम हो गई है, लेबर पर डिपेंडेंसी कम हो गई है। ऑटोमेशन, काम ऑटोमेटिक हो रहा है, मशीन अपने आप काम कर रही है, इंसान की जरूरत ही नहीं है। और इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से इनकी डिपेंडेंसी जो है क्या हो गई है? लेबर पे कम हो गई है। फिर भी कितनी भी कम हो जाए, जैसे आपने देखा होगा कंपनी में रोबोट लगा दिया, अब रोबोट लगा दिया तो इंसान की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पर ये नहीं है कि 100% ये रोबोटिक इंडस्ट्री को चला लेंगे। रोबोट बनाने के लिए भी तो लोग चाहिए, रोबोट की मेंटेनेंस के लिए भी तो लोग चाहिए, और इंडस्ट्री को लेबर की डिमांड रहेगी। और आज की डेट में भी मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस हैं उनको स्किल्ड लेबर की जरूरत होती है, पढ़े लिखे लोगों की जरूरत होती है। अगला है एक्सेस टू सोर्सेस ऑफ एनर्जी। अब देखो, एक्सेस टू सोर्सेस ऑफ एनर्जी का मतलब क्या है? कोई भी इंडस्ट्री हो, इंडस्ट्री में आपको पता है मशीन्स होती हैं। अब मशीन्स कैसे चलेंगी? मशीन्स को चलाने के लिए चाहिए पावर। क्या चाहिए? पावर। तो इंडस्ट्री, हालांकि आज की डेट में पावर की इतनी ज़्यादा समस्या नहीं है, आप कहीं भी इंडस्ट्री लगा लो पावर पहुंच जाएगी ना। फिर भी पहले के टाइम पे बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री पावर की ज़्यादा जरूरत होती थी, इसलिए इंडस्ट्रीज के लिए ये देखा जाता था कि यार पावर सप्लाई अवेलेबल है या नहीं है, पावर हाउस आसपास है या नहीं है। तो हैवी इंडस्ट्रीज कौन सी होती है? जिनके लिए हैवी रॉ मटेरियल चाहिए और जिनका प्रोडक्ट भी, फिनिश प्रोडक्ट भी कैसा होता है? हैवी होता है। तो हैवी इंडस्ट्री जैसे आयरन, स्टील, एल्यूमिनियम, ये इंडस्ट्रीज होती हैं, इनको ज़्यादा पावर की जरूरत पड़ती है, इसलिए इन इंडस्ट्रीज को हम लगाते हैं कहाँ पर? नियर दी सोर्स ऑफ एनर्जी सप्लाई या पावर हाउस। तो ये जो इंडस्ट्रीज हैं आयरन, स्टील, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री जो है, इनको हम पावर सप्लाई के आसपास ही स्टेब्लिश करते हैं। क्यों स्टेब्लिश करते हैं? क्योंकि इनके लिए ज़्यादा पावर सप्लाई की जरूरत होती है। पहले के टाइम पे जो एनर्जी का मेन सोर्स हुआ करता था वो कोल हुआ करता था, बिजली से जो बिजली बनती थी वो कोयले से ज़्यादा बनती थी। मगर आज की डेट में आप देखो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोलियम, ये भी एक इंपॉर्टेंट सोर्स बन गए हैं किसका? एनर्जी प्रोड्यूस करने का। पांचवा फैक्टर है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। अब आप सोचो, यहाँ पे रॉ मटेरियल है, यहाँ पे इंडस्ट्रीज है और यहाँ पे मार्केट है ना, और यहाँ पे मान लो लेबर है। अब रॉ मटेरियल को इंडस्ट्री पहुंचाने के लिए, इंडस्ट्री से फिनिश प्रोडक्ट को मार्केट तक पहुंचाने के लिए, लेबर को इंडस्ट्री तक लाने के लिए, वापस ले जाने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ेगी भाई? ट्रांसपोर्ट। किसकी पड़ेगी? ट्रांसपोर्ट की। और आपस में इन सबको बातचीत करने के लिए कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ेगी। तो इंडस्ट्री के लिए एक चीज और इंपॉर्टेंट हो जाता है क्या? ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज। और जो कि कैसी होनी चाहिए? एकदम अच्छी कंडीशन में होनी चाहिए। तो स्पीडी एंड एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट हेल्प टू कैरी रॉ मटेरियल टू द फैक्ट्री एंड टू मूव फिनिश गुड्स इनटू द मार्केट। तो स्पीडी और एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या करता है? रॉ मटेरियल को पहुंचाएगा फैक्ट्री और फैक्ट्री से फिनिश प्रोडक्ट को पहुंचाता है मार्केट, इसलिए जरूरत होती है ना। इसलिए इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम होना चाहिए। और ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा होगा तो उससे भी हमारी इंडस्ट्री की लोकेशन अफेक्ट होती है। आपको देखने को मिलेगा वेस्टर्न यूरोप और नॉर्थ ईस्ट अमेरिका, वेस्टर्न यूरोप और ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा हाईली डेवलप्ड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। और इसी वजह से ज़्यादा अच्छा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होने की वजह से वेस्टर्न यूरोप और ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका में, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है। दोबारा सुन लो, ये नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका में 3 देश आते हैं, इसका ईस्टर्न वाला भाग और यूरोप का वेस्टर्न वाला भाग। यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत अच्छा है। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा होने की वजह से यहाँ पे इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड है। कंसंट्रेटेड मतलब इंडस्ट्री की मात्रा यहाँ पे संख्या क्या है? बहुत ज़्यादा है। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, रीजनल स्पेशलाइजेशन के लिए या मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए अच्छा ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अच्छा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है तो इसकी वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। और रीजनल स्पेशलाइजेशन भी होता है कि यार इस जगह पे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा है तो इस एरिया का डेवलपमेंट ज़्यादा है, और इस जगह पे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बेकार है तो ये एरिया पिछड़ा हुआ है। तो इससे मतलब एरिया को भी पहचान मिलती है, राइट।
जैसे यहाँ पे पहचान आपको मिल गई, यहाँ पे देखने को मिलेगा वेस्टर्न यूरोप और नॉर्थ अमेरिका का ईस्ट वाला हिस्सा, ये एरिया कैसा है, बहुत ही ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा है, इसी वजह से यहाँ पे इंडस्ट्री ज़्यादा है। तो हो गया ना रीजनल स्पेशलाइजेशन, क्या इस एरिया में बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज पाई जाती है, पर उसका रीजन क्या है, अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और कम्युनिकेशन भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, कम्युनिकेशन के माध्यम से क्या होता है, इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज किया जाता है। अगला है गवर्नमेंट पॉलिसी। अब हर सरकार चाहती है कि वो कैसी पॉलिसी लेके आए, रीजनल पॉलिसीज लेके आए और बैलेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करे। और इसीलिए ये सरकार क्या करती है, कई बार इंडस्ट्रीज को बोलती है कि आप इस वाले एरिया में इंडस्ट्री लगाओ। मतलब क्या है, कई सरकार जैसे मतलब भारत की बात करें, भारत में मान लो कुछ एरिया बहुत पिछड़े हुए हैं, तो सरकार बोली यार इस एरिया में आप क्या है फैक्ट्री लगाओ, हम तुमको 5 साल के लिए टैक्स नहीं लेंगे, फलाना ढिकाना ये भी है। तो कई बार सरकार भी बैकवर्ड एरियाज में इंडस्ट्री लगाने के लिए प्रमोट करती है, तो कई बार सरकार की भी इंडस्ट्रीज को माननी पड़ती है और सरकार उनके लिए छूट भी देती है। अगला है एक्सेस टू एग्लोमरेशन इकोनॉमीज या लिंक बिटवीन इंडस्ट्रीज। अब आपने देखा होगा एक मान लो मेन इंडस्ट्री है और अगल बगल में उसको बहुत सारी इंडस्ट्रीज क्या कर रही हैं, हेल्प कर रही हैं। मतलब ऐसे समझो, फॉर एग्जाम्पल हमें एक मोटरसाइकिल बनानी है, मतलब एक बाइक बनानी है, तो बाइक बनाने के लिए टायर चाहिए भाई साहब, बाइक बनाने के लिए मान लो स्प्लेंडर की बाइक बनानी है, उसके लिए आपको लाइट चाहिएगी, उसके लिए आपको इंजन चाहिए मान लो, उसके लिए आपको इंडिकेटर चाहिए, उसके लिए आपको सीट कवर चाहिए, उसके लिए आपको ब्रेक चाहिए, उसके लिए आपको गियर चाहिए। ऐसे करके मान लो बाइक में मान लो 100-200 मतलब आपको पार्ट्स चाहिए। अब इंडस्ट्री खुद थोड़ी बनाती है सारी चीज़ों को, मोटरसाइकिल बनाने वाली, ये क्या करेगी, आसपास की इंडस्ट्री से उनको ले लेगी और इससे फिर क्या होगा, कंपनी को फायदा हो जाता है। कंपनी यार हर चीज़ नहीं बनाती है, बड़ी बड़ी जितनी भी कंपनियां होती हैं सारी चीज़ें खुद नहीं बनाती हैं, ये आसपास की कंपनियों से इन प्रोडक्ट को ले लेती हैं और असेंबल करके मार्केट में बेच देती हैं। ऐसा सिस्टम चल देखने को मिलता है। तो मैनी इंडस्ट्रीज बेनिफिट फ्रॉम नियरनेस टू लीडर इंडस्ट्री एंड अदर इंडस्ट्रीज। आपको देखने को मिलेगा कई सारी इंडस्ट्री जो होती है, बीच में एक कोई मेन इंडस्ट्री है, उससे कई सारी इंडस्ट्रीज को फायदा होता है। जैसे बीच में ए इंडस्ट्री है, मैंने बताया हीरो इंडस्ट्री है, मान लो हीरो इंडस्ट्री की आसपास आपको ABCDEF है और ये हीरो इंडस्ट्री H है मान लो। तो ये जो ABCDEF मैंने बता रखी है, ये सारी इंडस्ट्रीज को हीरो इंडस्ट्री से क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है और इसी फायदे को हम बोलेंगे एग्लोमरेशन इकोनॉमीज। और इंडस्ट्रीज के बीच में लिंकेज होने की वजह से सेविंग बढ़ जाती है और हर इंडस्ट्री का प्रॉफिट बढ़ जाता है। तो ये हो गया एक्सेस टू एग्लोमरेशन इकोनॉमीज की मेन इंडस्ट्री है, मेन इंडस्ट्री है, बाकी इंडस्ट्रीज को फायदा हो रहा है, इसी फायदे को हम बोल रहे हैं एग्लोमरेशन इकोनॉमीज। और यहाँ पे दोनों इंडस्ट्रीज का, मेन इंडस्ट्री का भी और दूसरी जो सहायक इंडस्ट्री है उनका क्या बढ़ जाता है, प्रॉफिट बढ़ जाता है और सेविंग भी बढ़ जाती है। तो ये रहा हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पर आपका पूरा कंप्लीट टॉपिक क्लियर हो गया। बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है, बड़ा क्वेश्चन आए तो आराम से आप 5-6 पॉइंट एक्सप्लेन कर देना ढंग से, ठीक है। और अब तक आपने लकी एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब, और ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे एक टॉपिक जिसका नाम है फुटलूज इंडस्ट्रीज, क्लास 12 ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी की बुक का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। यहाँ पे एक टॉपिक दे रखा है इंडस्ट्रीज में, फुटलूज इंडस्ट्रीज। बहुत छोटा सा टॉपिक है, प्यारा सा टॉपिक है, बड़ा सा मज़ेदार टॉपिक है। लेट्स स्टार्ट। फुटलूज इंडस्ट्रीज, फुटलूज नाम से ही पता चल रहा है, फुट लूज है इसका, है ऐसी इंडस्ट्री जिनका फुट लूज है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये इंडस्ट्री ऐसी होती है जिनको कहीं पर भी सेटअप किया जा सकता है। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि इंडस्ट्री क्या होती है। आई एम श्योर आप सब लोग जानते होंगे, इंडस्ट्री एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर रॉ मटेरियल आता है और फिनिश प्रोडक्ट बनता है और इस फिनिश प्रोडक्ट को मार्केट में भेज दिया जाता है। ये होती है इंडस्ट्री। एक लोकेशन होती है जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का काम किया जाता है, उसको हम बोलते हैं इंडस्ट्री। तो फुटलूज इंडस्ट्रीज कैसी इंडस्ट्रीज होती हैं, पहले तो मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, फिर आपको और ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। कुछ इंडस्ट्री ऐसी होती हैं, जैसे ये आप देख सकते हो, ये आईफोन बनाने वाली जो इंडस्ट्रीज होती हैं, कुछ पार्ट्स को असेंबल करने वाली इंडस्ट्री होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज होती हैं। तो इनको हैवी रॉ मटेरियल नहीं चाहिए। जैसे सपोज एक तो मान लो शुगर केन की इंडस्ट्री है, गन्ना वाली इंडस्ट्री है, शुगर केन वाली। शुगर केन आएगा, उसको इंडस्ट्री में प्रोसेस करेंगे और तब जाके उससे क्या बनेगी, शुगर केन बनेगी। तो शुगर केन इंडस्ट्री को, या फिर हम कह सकते हैं शुगर मिल जो लगाई जाती हैं, शुगर मिल जो लगाई जाती हैं वो कहाँ पे लगाई जाती है, जहाँ पे बहुत सारा शुगर केन अवेलेबल हो। क्योंकि अगर इसको दूर लगाओगे तो शुगर केन की ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ जाएगी और फिर ये मटेरियल ऐसा है जिसका वेट लूज हो जाता है। कुछ इंडस्ट्री होती है, जैसे मान लो सीमेंट इंडस्ट्री है, तो उसको वहाँ लगाया जाएगा जहाँ पे इसके लिए रॉ मटेरियल अवेलेबल हो, डोलोमाइट, लाइमस्टोन ये अवेलेबल हो। आयरन और इंडस्ट्रीज वहाँ लगाई जाती हैं, जो आयरन वाली इंडस्ट्रीज होती है जहाँ पे आयरन अवेलेबल होता है, कोल अवेलेबल होता है, वहाँ पे उनको लगाते हैं। मगर फुटलूज इंडस्ट्री जो होती हैं, ये ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं जो रॉ मटेरियल पर डिपेंड नहीं होती हैं, इनको किसी भी जगह पे लगाया जा सकता है। फुटलूज इंडस्ट्रीज में एक्चुअली क्या है, जैसे मान लो अगर हमें मोबाइल बनाना है, तो मोबाइल बनाने के लिए आपको पता बहुत सारा रॉ मटेरियल नहीं चाहिए।
जो मतलब ज़मीन से खोद के निकाला जाएगा। मोबाइल में आपको पता है कंपोनेंट्स पार्ट्स आते हैं, कंपोनेंट, ठीक है। अब हो सकता है मोबाइल में बैटरी कहीं और से बन के आ रही हो, चिप कहीं और से बन के आ रही हो, कैमरा कहीं और से आ रहा हो, इसकी बॉडी कहीं और से आ रही हो, या मान लो रोबोट असेंबल करना है तो रोबोट की असेंबली करनी है। तो ये ऐसी इंडस्ट्रीज है जिनको हम कहीं पर भी सेटअप कर सकते हैं, ज़्यादा रॉ मटेरियल पर डिपेंड नहीं रहती हैं, ठीक है। तो इनके बारे में अगर हम बेसिक चीज़ें देखें तो फुटलूज इंडस्ट्रीज कैन बी लोकेटेड एट ए वाइड वेराइटी ऑफ प्लेसेस। पहली बात तो उनको बहुत सारी जगहों पर लगाया जा सकता है, कहीं पर भी लगाया जा सकता है। दूसरी बात, दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी स्पेसिफिक रॉ मटेरियल, किसी स्पेसिफिक रॉ मटेरियल पर डिपेंड नहीं रहती हैं। इनके लिए जो रॉ मटेरियल है वो दुनिया से कहीं से भी किसी भी कंट्री से मंगाया जा सकता है, एनी प्लेस, है ना। दे आर मेनली डिपेंड ऑन द कंपोनेंट पार्ट्स, ये किस पे डिपेंड रहती है, कंपोनेंट पार्ट्स पे डिपेंड रहती है। अलग अलग कंपोनेंट आते हैं विच कैन बी ऑब्टेन्ड एनीवेयर, विच कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम लगा देना, फ्रॉम एनीवेयर, जिनको कहीं से भी प्राप्त किया जा सकता है। इसका एग्जांपल में आ जाएगा हाईटेक इंडस्ट्रीज। कैसी इंडस्ट्रीज आ जाएंगी, हाईटेक इंडस्ट्रीज आ जाएंगी। इसमें आपका आप लिख के आ सकते हो आईफोन की इंडस्ट्री है वो सिमिलरली ऐसे ही काम करती है, सैमसंग फ़ोन है वो ऐसे ही काम करता है, और आपकी जो आपकी रोबोटिक्स है वो इसी पे काम करती है, ठीक है। और क्या खासियत है इनकी, दे प्रोड्यूस ए स्मॉल क्वांटिटी एंड एम्प्लॉय ए स्मॉल लेबर फोर्स। तो एक छोटा सा प्लांट लगाते हैं जहाँ पे बस असेंबली करनी होती है, पार्ट्स की क्या करनी होती है, असेंबली। अब बना तो रहे नहीं हो, बाहर से पार्ट्स आ रहे हैं उसको जस्ट असेंबल करना है। तो इनके लिए ज़्यादा जगह की ज़रूरत नहीं पड़ती, जगह बहुत छोटी रहती है और बहुत कम लेबर की ज़रूरत पड़ती है। अब खास बात है यहाँ पर जब आप असेंबली करोगे तो पॉल्यूशन का तो कोई मतलब सवाल ही नहीं बनता। तो दीज आर नॉन पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज, पॉल्यूशन नहीं करती हैं बिल्कुल। मगर खास बात क्या है, जहाँ पे आपने इंडस्ट्री लगा रखी है तो उसके आसपास कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, रोड नेटवर्क कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, ताकि मटेरियल आसानी से आ सके और जो फिनिश प्रोडक्ट है उसको मार्केट में सप्लाई किया जा सके। द इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द लोकेशन इज एक्सेसिबिलिटी बाय द रोड नेटवर्क। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जहाँ भी ये इंडस्ट्री लगाई जा रही है वो रोड जो है एक्सेसिबल होना चाहिए, उसको हम बोलेंगे फुटलूज इंडस्ट्रीज। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे यही बन जाएगा, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन फुटलूज इंडस्ट्रीज, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन फुटलूज इंडस्ट्रीज। फुटलूज इंडस्ट्रीज क्या होती हैं उनके बारे में बताना है। या फिर ऐसा आ सकता है फुटलूज इंडस्ट्री के कुछ फीचर्स बताइए। यहाँ पे एक चार्ट सा है, इसको आप देख सकते हो। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फुटलूज इंडस्ट्री, यूज स्मॉल एंड लाइट कंपोनेंट, स्मॉल एंड लाइट कंपोनेंट की जरूरत पड़ती है। फाइनल प्रोडक्ट जो होता है स्मॉल होता है, आसानी से उसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है, इनमें इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा क्लीन रहता है ना। और इसमें हाईली स्किल्ड लोगों की ज़रूरत पड़ती है। और इसमें एग्जांपल आ जाएगा, कई सारी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज होती हैं, ठीक है, उनमें बहुत बिल्कुल क्लीन एनवायरनमेंट चाहिए। और धूल वाले इलाके में तो उनको वैसे भी नहीं लगा सकते आप, पॉल्यूशन बिल्कुल क्रिएट नहीं करती हैं। क्लोज टू सिमिलर इंडस्ट्रीज टू स्वैप आइडियाज़ एंड बी सप्लायर्स, इसके आसपास जो इंडस्ट्री होती हैं बिल्कुल सिमिलर इंडस्ट्री होती हैं। लोकेट वेयर द ट्रांसपोर्ट लिंक्स आर गुड्स, इनको वहाँ पे लगाया जाता है जहाँ पे ट्रांसपोर्ट का नेटवर्क अच्छा होता है। हाईली स्किल्ड लेबर की ज़रूरत पड़ती है। तो पेपर में तो आप बस यही लिख के आना है जो मैंने यहाँ पे ये लिखाया है आपको, अगर आता है तो फुटलूज इंडस्ट्रीज क्या होती है, ऐसी इंडस्ट्री जिनको कहीं पर भी लगाया जा सकता है, स्मॉल लेबर की ज़रूरत पड़ती है, नॉन पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज होती हैं, रोडवे की मतलब रोड लिंक अच्छा होना चाहिए या कम्युनिकेशन का सिस्टम और ट्रांसपोर्ट का सिस्टम अच्छा होना चाहिए। किस पे डिपेंड होती है, कंपोनेंट पार्ट्स पे डिपेंड होती है जिनको हम कहीं से भी ऑब्टेन कर सकते हैं, किसी स्पेसिफिक रॉ मटेरियल पर डिपेंड नहीं होती हैं। सच इंडस्ट्रीज आर नोन एज फुटलूज इंडस्ट्रीज, ठीक है। बस तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय भारत। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम टॉपिक जो देखने वाले हैं वो है क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं उनको कितने टाइप से हम क्लासीफाई कर सकते हैं और क्लासिफिकेशन करने का आधार क्या रहेगा, बेस क्या रहेगा, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये है हमारा चैप्टर नंबर 5 सेकेंडरी एक्टिविटीज़, बुक है आपकी क्लास 12 की ज्योग्राफी की, फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। तो इससे पहले के सारे टॉपिक मैं कंप्लीट करा चुका हूँ, तो इसको जरूर देखें। आज ओनली हम क्लासिफिकेशन देखेंगे, फिर एक एक करके सारे क्लासिफिकेशन को हम डिस्कस करेंगे। तो पहली बात तो क्लासिफिकेशन करने के 4 आधार हैं। कोई भी मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्रीज है उसको क्लासीफाई करने के 4 तरीके हैं। नंबर 1 साइज मतलब कितने एरिया, मतलब साइज में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। उसमें कितना पैसा इन्वेस्ट किया गया है, कितने वर्कर उसमें काम कर रहे हैं, किस टाइप की टेक्नोलॉजी उसमें यूज की जा रही है, कितने एरिया में वो फैली हुई है, ठीक है। तो छोटी भी हो सकती है, मीडियम साइज की भी हो सकती है, बहुत बड़ी भी हो सकती है, तो साइज के आधार पर। दूसरा है इनपुट या रॉ मटेरियल। अब देखो कोई भी जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती है आपको पता है कैसे काम करती है, बेसिक्स हम डिस्कस कर चुके हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में हमें ज़रूरत पड़ती है रॉ मटेरियल की, और ये बना के देती है हमें फिनिश प्रोडक्ट, और यहाँ पर इसका पूरा प्रोसेस होता है। तो इनपुट का मतलब है इसको दे क्या रहे हैं, इनपुट का मतलब रॉ मटेरियल। आउटपुट का मतलब होता है इसमें से निकल क्या रहा है, जिसको हम बोलते हैं
बोलते हैं फिनिश्ड प्रोडक्ट। तो इनपुट कहाँ कहाँ से आ रहा है उसके आधार पर। फिर है हमारा तीसरा क्लासिफिकेशन आउटपुट। आउटपुट में क्या चीज़ हमें मिल रही है, उसका क्या यूज है, उसके आधार पर हम देखने वाले हैं। और फिर हम देखेंगे फाइनली ओनरशिप के आधार पर उसका मालिक कौन है, सरकार मालिक है या प्राइवेट लोग उसके मालिक हैं या जॉइंट सेक्टर है, दोनों मतलब मिल के चला रहे हैं। तो ये चार आधार हैं, 4 बेसिस हैं जिसके आधार पर हम इंडस्ट्रीज को क्लासीफाई कर सकते हैं। दोबारा फिर सुन लो, साइज के आधार पर, इनपुट के आधार पर, आउटपुट के आधार पर और ओनरशिप के आधार पर, चार चीज़ों के आधार पर हम इंडस्ट्रीज को क्लासीफाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे साइज के आधार पर। साइज के आधार पर इंडस्ट्रीज 3 टाइप की होती हैं। पहला है आपका हाउस होल्ड या कॉटेज इंडस्ट्री। ऐसी इंडस्ट्री जो घर के लेवल पर चलती है, डोमेस्टिक लेवल पर चलती हैं, जिसमें मैनुअल काम किया जाता है ज़्यादातर और घर के मेंबर्स ही उसमें ज़्यादातर काम करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कॉटेज या हाउस होल्ड इंडस्ट्री। दूसरी होती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। ये थोड़ी से आपकी यूँ समझ लो घर से बाहर की तरफ होती हैं, सिटी में लोकेटेड होती हैं, छोटे से एरिया में मतलब लोकेटेड होती हैं, कुछ वर्कर्स में मिलकर काम करते हैं, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इसमें लगाना नहीं पड़ता है। फिर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज बहुत बड़े एरिया में फैली हुई होती हैं, बहुत सारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट इसमें होता है, बहुत सारे इसमें वर्कर काम करते हैं। तो इन सब के बारे में एक एक करके जब नेक्स्ट वीडियो आएगा तो उसमें मैं एक वीडियो लेके आऊँगा स्पेशली इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन साइज, एक बार में उसको कवर करेंगे, ठीक है। तो साइज के आधार पर इंडस्ट्री कितने टाइप की, 3 नंबर, एक हाउस होल्ड, फिर स्मॉल और फिर है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। फिर इंडस्ट्रीज हमारी इनपुट और रॉ मटेरियल के आधार पर कि जो इंडस्ट्रीज को जो रॉ मटेरियल मिल रहा है ना, वो रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है। अगर एग्रीकल्चर से रॉ मटेरियल आ रहा है तो उसको हम कहेंगे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। मिनरल से रॉ मटेरियल आ रहा है, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। और केमिकल्स अगर रॉ मटेरियल की तरह इस्तेमाल हो रहे हैं तो केमिकल बेस्ड इंडस्ट्रीज। फॉरेस्ट से अगर रॉ मटेरियल आ रहा है, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज। और अगर एनिमल प्रोडक्ट अगर हम यूज कर रहे हैं रॉ मटेरियल के लिए तो उसको हम बोलते हैं एनिमल बेस्ड इंडस्ट्रीज। तो 5 प्रकार से इसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं कि अगर एग्रीकल्चर से आ रहा है तो एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड, केमिकल बेस्ड, फॉरेस्ट बेस्ड और एनिमल बेस्ड, ठीक है। ऐसे करके 5 क्लासिफिकेशन है रॉ मटेरियल या इनपुट के आधार पर। अब आउटपुट के आधार पर कोई जो इंडस्ट्रीज है जो फिनिश प्रोडक्ट बना रही है उसको हम कैसे यूज कर रहे हैं, डायरेक्टली यूज कर रहे हैं या उसको फर्दर प्रोसेस कर रहे हैं। अगर जो फिनिश प्रोडक्ट मिल रहा है उसको हम फर्दर प्रोसेसिंग कर रहे हैं, उसको किसी दूसरी इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं बेसिक इंडस्ट्रीज। जैसे आयरन इसका एग्जांपल हो जाएगा। आयरन, स्टील और आयरन की इंडस्ट्री जो होती हैं, तो आयरन को हम बहुत सारी इंडस्ट्रीज में फर्दर रॉ मटेरियल की तरह यूज करते हैं, तो ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं बेसिक इंडस्ट्रीज। एक होती है कि जो फिनिश प्रोडक्ट मिल रहा है उसको डायरेक्टली हम कंज्यूम कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज या नॉन बेसिक इंडस्ट्रीज। तो आउटपुट या प्रोडक्ट के आधार पर 2 टाइप की, बेसिक इंडस्ट्रीज या कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज। लास्ट है आपका ओनरशिप, मालिक कौन है उसका, है ना, कौन मैनेज कर रहा है। गवर्नमेंट उसको मैनेज कर रही है तो पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट इंडिविजुअल उसको मैनेज कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर, और अगर दोनों मिलकर मैनेज कर रहे हैं तो जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज। ये बुक में बहुत प्यारा सा क्लासिफिकेशन का एक चार्ट दे रखा है इंडस्ट्रीज का क्लासिफिकेशन। तो बेस्ड ऑन नंबर 1 साइज के आधार पर कॉटेज इंडस्ट्रीज या हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज जिसमें घरेलू बहुत सारे प्रोडक्ट बनाते हैं, स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल। फिर है आपकी इंडस्ट्री बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल पहली आपकी एग्रो बेस्ड, जो रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है, एग्रीकल्चर से, जैसे शुगर, एडिबल ऑयल, कॉटन टेक्सटाइल, कॉफ़ी, टी, रबर, ये सब एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हो जाएंगे। फिर हो जाएंगे मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। अब मिनरल में भी 2 टाइप के मिनरल, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक। मेटेलिक में भी फेरस और नॉन फेरस। तो फेरस वाली इंडस्ट्रीज कौन सी हो जाएगी, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। नॉन फेरस में आ जाएंगे कॉपर, एल्युमिनियम, जेम्स एंड ज्वेलरी। और नॉन मेटेलिक में कौन सी आ जाएंगी आपकी, सीमेंट और पॉटरी, ये इसमें आ जाएंगी, है ना। केमिकल बेस्ड इंडस्ट्रीज में जैसे पेट्रोकेमिकल, प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर, सॉल्ट, केमिकल फर्टिलाइजर्स, ये केमिकल बेस्ड। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री में क्या आ जाएंगी, जहाँ पर रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है, फॉरेस्ट से, ठीक है, जैसे टिम्बर, लेक, टर्पेंटाइन, पेपर, ये सारी इसमें आ जाएंगे। एनिमल बेस्ड में क्या आ जाएंगे, लेदर, वूल इंडस्ट्रीज एनिमल बेस्ड में आ जाएंगी। आउटपुट के आधार पर उसका जो आउटपुट है उसको कहाँ यूज कर रहे हैं, तो एक तो होती है इसमें बेसिक और दूसरी होती है कंज्यूमर गुड्स। बेसिक में जैसे आयरन एंड स्टील, कंज्यूमर गुड्स में बिस्किट्स, टेक्सटाइल्स, व्हीकल्स, ये सारे किस्में आ जाएंगे कंज्यूमर गुड्स। और ओनरशिप के आधार पर लास्ट है ओनरशिप के आधार पर पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और जॉइंट सेक्टर। तो ये 4 मेन क्लासिफिकेशन के आधार हैं, साइज, इनपुट, आउटपुट और ओनरशिप। इसके आधार पर इंडस्ट्रीज को हम क्लासीफाई कर रहे हैं। तो ठीक है, इसका एक चार्ट है बहुत खूबसूरत, इसको बना सकते हो आप घर पे। और अब जो वीडियो जाएंगे तो एक वीडियो में साइज के आधार पर डिस्कस करूंगा, दूसरी में मैं रॉ मटेरियल के आधार पर, फिर तीसरी वीडियो में आउटपुट के आधार पर, और फोर्थ में हम ओनरशिप के आधार पर हम इंडस्ट्रीज को डिस्कस करने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन साइज। इंडस्ट्रीज साइज के आधार पर कितने टाइप्स की होती हैं, जनरली 3 टाइप्स की इंडस्ट्रीज होती हैं साइज के आधार पर, हाउस होल्ड या कॉटेज इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज।
ये वाला जो टॉपिक है आपका चैप्टर नंबर 5 सेकेंडरी एक्टिविटीज में दे रखा है, जो कि आपकी क्लास 12 की ज्योग्राफी का बुक है आपकी फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है, तो इसको डिस्कस करेंगे। इससे पहले के जो टॉपिक हैं वो मैं ऑलरेडी कवर करा चुका हूँ, तो आप उनको जरूर देखें। और शुरुआत करते हैं टॉपिक की। तो इंडस्ट्रीज को एक और तरीका है कि साइज ऑफ इंडस्ट्री को आप कैसे बताओगे कि इंडस्ट्री का साइज बहुत छोटा है, बहुत बड़ा है, या बीच का साइज है। तो कोई ना कोई तो पैरामीटर होगा। तो किन चीज़ों के आधार पर हम कहते हैं कि इंडस्ट्री छोटी है, बड़ी है, या बहुत बड़ी है। तो पहली चीज़, अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड। अगर इंडस्ट्री में आपने मान लो बहुत कम पैसा लगा रखा है, जैसे मान लो 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया या 50,000 का इन्वेस्टमेंट किया, एक तो वो वाली कैटेगरी हो गई। दूसरा मान लो 10-20 लाख का 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, वो दूसरी इंडस्ट्री हो गई। एक मान लो जिसमें हजारों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट हो आपका, तो वो तीसरी टाइप की इंडस्ट्री हो गई। तो बहुत कम इन्वेस्टमेंट है, छोटी इंडस्ट्री। बीच का सा इन्वेस्टमेंट है, स्मॉल स्केल। बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है तो लार्ज स्केल इंडस्ट्री। अंडरस्टूड। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि पैसा कितना लग रहा है इंडस्ट्री में, वो इंपॉर्टेंट फैक्टर है और वो बताता है साइज को। दूसरा, नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड। कॉटेज इंडस्ट्री होती है वो बहुत कम वर्कर काम करते हैं, जनरली फैमिली मेंबर्स काम करते हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है उसमें कुछ लगा लो 10, 20, 30, 40, 50 वर्कर मतलब काम कर सकते हैं ना, और 100 भी हो सकते हैं। तो स्मॉल स्केल में हालांकि वर्कर ज़्यादा होते हैं। जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री होती है उसमें हजारों हजारों वर्कर काम करते हैं। ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, कितना अमाउंट में प्रोडक्शन किया जा रहा है। इंडस्ट्री के बारे में आपको बताइए, हम क्या करते हैं, रॉ मटेरियल देते हैं और फिनिश प्रोडक्ट मिलता है। इस फिनिश प्रोडक्ट कितना मिल रहा है, इसी को हम बोल रहे हैं प्रोडक्शन। तो कॉटेज इंडस्ट्री में प्रोडक्शन कम होता है, हाथों से काम होता है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में प्रोडक्शन थोड़ा सा ज्यादा होता है और यहाँ पे छोटी मोटी मशीन इस्तेमाल करते हैं। मगर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में होता है मास प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन मतलब बहुत बड़े लेवल पर प्रोडक्शन किया जाता है। तो 3 चीजें जो इंडस्ट्री के साइज को डिफाइन करती हैं, नंबर 1 कैपिटल, नंबर 2 नंबर ऑफ वर्कर्स, और नंबर 3 कितना प्रोडक्शन हो रहा है, ये बताता है साइज को। तो साइज के आधार पर इंडस्ट्रीज 3 टाइप की, हाउस होल्ड या कॉटेज इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और लार्ज स्केल इंडस्ट्री। ठीक है। तो पहली इंडस्ट्री हम देखेंगे हाउस होल्ड और कॉटेज इंडस्ट्री। हाउस होल्ड और कॉटेज इंडस्ट्री मतलब नाम से पता चल रहा है घरेलू लेवल पर चल रही है यार। कॉटेज मतलब कुटिया बोलते हैं कॉटेज को, है ना। तो घर के लेवल पर जो इंडस्ट्री चलती है और जहाँ पर मतलब प्रोडक्शन का जो सेंटर होता है वो घर होता है, या एक छोटा सा मतलब एक एरिया होता है, उसको हम बोलते हैं हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज। तो हाउस होल्ड का दूसरा नाम है कॉटेज इंडस्ट्रीज। दूसरी बात, बहुत सिंपल होती हैं और सबसे छोटी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती हैं। ठीक है। अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हम देखें, इंडस्ट्री देखें, तो उनमें सबसे छोटी जो होती है वो हाउस होल्ड इंडस्ट्री होती हैं। यहाँ पर जो आर्टिसन मतलब जो काम करने वाले जो लोग हैं, वो रॉ मटेरियल लोकली अवेलेबल हो जाता है, वहीं से ले लेते हैं। मतलब यहाँ पे रॉ मटेरियल के लिए ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा दूसरे देशों पे डिपेंड करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे जो रॉ मटेरियल यूज करते हैं वो अपने आसपास अवेलेबल होता है ना। और लोकल लेवल पर यहाँ पे लोग लोकल प्रोडक्ट्स बनाते हैं। अलग अलग स्टेट में इंडिया में लोकल प्रोडक्ट फेमस है, तो यहाँ पे उसके लिए जो मटेरियल है वो आसपास से ही मिल जाता है। और सिंपल टूल्स चाहिए होते हैं ना। मतलब यहाँ पे कोई ज़्यादा खास बहुत ज़्यादा हैवी टूल्स की जरूरत नहीं पड़ती है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टूल्स की जरूरत नहीं पड़ती है। सिंपल टूल से ही काम चल जाता है। काम जो है जनरली घर में किया जाता है, और या तो फैमिली मेंबर्स की मदद से किया जाएगा या कुछ पार्ट टाइम लेबर रख लेते हैं। मतलब बाहर काम करने की जरूरत नहीं है और घर के मेंबर इसको सपोर्ट करते हैं। फिनिश प्रोडक्ट जो होते हैं या तो उनको खुद घर में यूज कर लिया जाता है, या फिर उनको विलेज या लोकल मार्केट में बेच दिया जाता है, या इनका बार्टर कर लिया जाता है। बार्टर का मतलब है इनके बदले में किसी दूसरे सामान को ले लिया जाता है। अब ये वाली जो यूनिट है, इस पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता, पैसा कितना है आपके पास कितना नहीं है, या ट्रांसपोर्टेशन का खास फर्क नहीं पड़ता है, इसीलिए इसका इंपॉर्टेंस बहुत कम है। और यहाँ पे जो टूल्स क्रिएट किए जाते हैं, जो इस इंडस्ट्री में जो टूल्स यूज होते हैं वो लोकली ही मिल जाते हैं। ठीक है। तो इस इंडस्ट्री पर ना तो ट्रांसपोर्टेशन का ज़्यादा खास फर्क पड़ता और ना ही ज़्यादा पैसे का फर्क पड़ता है, क्योंकि घर में काम कर रहे हैं, घर के लोग हैं, तो इतनी ज़्यादा पैसे की मारामारी नहीं होती है। कौन कौन सी इंडस्ट्रीज है इसमें, और तो इसमें जनरली जो इंडस्ट्रीज है वो डेली यूज के प्रोडक्ट बनाते हैं। डेली यूज के प्रोडक्ट बनाते हैं जो बहुत ज़्यादा सस्ते होते हैं, बहुत ज़्यादा महंगे नहीं होते। जैसे खाने पीने की चीज़ें, फूड स्टफ्स, फैब्रिक्स, कपड़ा उद्योग, मैट्स, कंटेनर्स, टूल्स, फर्नीचर, शूज, फिगराइन फ्रॉम वुड लॉट और फॉरेस्ट, शूज, थोंग्स एंड अदर आर्टिकल्स फ्रॉम लेदर, पॉटरी, ब्रिक फ्रॉम क्ले एंड स्टोन, ये सारे चीज़ें मतलब इस इंडस्ट्री में बनाई जाती हैं। गोल्ड स्मिथ जो होते हैं वो ज्वेलरी बनाते हैं, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, ये भी इस इंडस्ट्री में आते हैं। और कुछ आर्टिफैक्ट और क्राफ्ट जो हैं वो बम्बू, वुड
इससे बनाए जाते हैं जो लोकली फॉरेस्ट से अवेलेबल होती हैं। तो ये हुई हमारी स्मॉल स्केल कॉटेज इंडस्ट्रीज है ना। दूसरी है हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। कॉटेज का थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो पहली बात, ये इंडस्ट्री हाउस होल्ड इंडस्ट्री से डिफरेंट है। पहली बात तो यहाँ पे प्रोडक्शन की टेक्निक्स अलग होती हैं, साथ के साथ में प्लेस ऑफ मैन्युफैक्चर वो भी क्या होता है, अलग होता है। प्रोडक्शन की टेक्निक क्यों अलग है, क्योंकि वहाँ पे जनरली हाथों से काम किया जाता है। जनरली यहाँ पे मशीन्स का इस्तेमाल किया जाता है, सिंपल मशीन्स रहती हैं, पावर का इस्तेमाल किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया जाता है। प्लस कॉटेज इंडस्ट्री में काम घर पे हो रहा था, तो यहाँ पे बाहर की तरफ काम किया जाता है। हो सकता है किसी एक मतलब बाहर की तरफ एक वर्कशॉप बना के वहां पर लोग काम कर रहे हो, तो ये थोड़ी सी अलग रहती है ना। क्या फीचर है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के, एक तो रॉ मटेरियल जो होता है वो लोकल होता है, आसपास के एरिया से मिल जाता है। पावर, सिंपल पावर ड्राइवन मशीन्स का इस्तेमाल करते हैं, सिंपल मशीन्स का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, बट इतना ज़्यादा खास ऑटोमेशन नहीं होता है इसमें। और सेमी स्किल्ड लेबर की जरूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा हाईली स्किल्ड लेबर की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कम पैसे में मतलब आपको लेबर मिल जाएगी, और बहुत कम कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज की तुलना में, ठीक है। मगर इनका एक सबसे बड़ा फायदा भाई, इंडिया में यार आपको पता है पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा फायदा ये है कि ये जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है ना, ये एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा प्रोवाइड कराती हैं। तो एम्प्लॉयमेंट जब मिलेगा तो आसपास के लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी। परचेजिंग पावर का मतलब है उसकी खरीदने की शक्ति बढ़ जाएगी। मान लो किसी रूरल एरिया में बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हैं, एक छोटी सी इंडस्ट्री आपने लगा दी वहाँ पे स्मॉल स्केल, और या 4-5 इंडस्ट्री लगा दी, तो उससे हजारों लोगों को अगर मान लो नौकरी मिल रही है, तो उनकी लोगों की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी क्या हो जाएंगे, इंप्रूव हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो इंडस्ट्री है ये है लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज। कैसी है, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री। लेबर इंटेंसिव इसलिए कहते हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों को क्या प्रोवाइड कराती है, जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराती है। तो स्पेशली कंट्रीज लाइक इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया, ब्राजील, इन्होंने ऐसे इंडस्ट्री को डेवलप करना स्टार्ट कर दिया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड किया जा सके। और डेवलपिंग जो कंट्री होते हैं, ध्यान रखना, डेवलपिंग कंट्रीज में ऐसी इंडस्ट्रीज का बहुत ज्यादा योगदान होता है, और ऐसी इंडस्ट्री को डेवलप करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और स्पेशली रूरल एरिया में, गांव के एरिया में ऐसी इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि तभी हम मतलब रूरल एरिया को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। और इस इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखते हुए सरकार ने तो एक अलग से मिनिस्ट्री भी बना रखी है, MSME मिनिस्ट्री। मिनिस्ट्री का नाम क्या है, MSME मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, ठीक है ना। अगली है हमारी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। लास्ट हमारी क्या है, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। बड़ी बड़ी इंडस्ट्री जो होती हैं उनको हम लार्ज स्केल बोलते हैं। लार्ज स्केल में तो सिंपल सी बात है, मैंने बता दिया, अमाउंट ऑफ कैपिटल होगा बहुत ज़्यादा हुआ, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा हुआ, है ना, और स्किल्ड वर्कर्स की जरूरत पड़ेगी, सारी चीज़ें लिख सकते हैं। तो फीचर्स क्या हैं लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के, तो बड़ा मार्केट होता है, मार्केट इतना बड़ा हो सकता है, ग्लोबल मार्केट भी हो सकता है, बहुत सारे रॉ मटेरियल्स का इस्तेमाल करते हैं, कुछ मटेरियल हो सकता है लोकली अवेलेबल हो, कुछ मटेरियल बाहर से भी मंगाने पड़ते हैं, बहुत सारी एनर्जी चाहिए इसको, इसके लिए, और स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्कर्स चाहिए। इसमें जो वर्कर्स होते हैं उसमें स्पेशलाइजेशन चाहिए, अलग अलग काम के लिए अलग अलग वर्कर्स की जरूरत होती है, बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। असेंबली लाइन मास प्रोडक्शन होता है, एक ही लाइन में मतलब यहाँ पे एक काम हो रहा है, यहाँ पे दूसरा काम हो रहा है, यहाँ तीसरा काम हो रहा है, यहाँ चौथा काम हो रहा है, ऐसे करके लाइन लगा के असेंबली, मतलब एक ही लाइन में बहुत सारे प्रोडक्शन देखने को मिलते हैं, अलग अलग टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है, बहुत सारा पैसा खर्च करने की इसमें जरूरत होती है, ठीक है। और ये जो इंडस्ट्रीज हैं ये पिछले 200 सालों में ज़्यादा डेवलप हुई हैं, स्पेशली कहाँ कहाँ पर, यूनाइटेड किंगडम जो इंग्लैंड को बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट यूएसए का नॉर्थ ईस्ट वाला हिस्सा बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज पाई जाती हैं, और यूरोप का वेस्टर्न वाला हिस्सा यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। अब इनका इंपॉर्टेंस इतना बढ़ गया है कि अब ये धीरे 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 दुनिया भर के देशों में फैलती हुई जा रही हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, गॉड ब्लेस यू ऑल। और अब तक आपने लकी एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब लकी एजुकेशन एंड बी द पार्ट ऑफ लकी एजुकेशन फैमिली। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन इनपुट्स या रॉ मटेरियल। जो इंडस्ट्रीज है उनको हम क्लासीफाई करेंगे कि उनको रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है, ठीक है। इनपुट का मतलब वही होता है, कोई भी इंडस्ट्री है, ये सपोज कोई इंडस्ट्री है तो उसको जो रॉ मटेरियल दिया जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, इनपुट। तो रॉ मटेरियल कहाँ कहाँ से आ रहा है उसके आधार पर इंडस्ट्रीज हम देखेंगे। ये वाला जो टॉपिक है आपका चैप्टर नंबर 5 सेकेंडरी एक्टिविटीज़, क्लास 12 की ज्योग्राफी बुक है आपकी, फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, ठीक है। तो यहाँ पर ये टॉपिक दे रखा है तो उसको कवर करते हैं। तो इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन इनपुट
या रॉ मटेरियल। तो आप सबको पता है इंडस्ट्रीज में क्या होती है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, जहाँ पर रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है। ये मैं ऑलरेडी बेसिक्स में बता चुका हूँ। और ये रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है, इसी रॉ मटेरियल को हम कई बार क्या बोल देते हैं, इनपुट बोल देते हैं। और जो फिनिश प्रोडक्ट मिल रहा है इसको हम कई बार आउटपुट भी बोल देते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रहनी चाहिए, फिनिश प्रोडक्ट मतलब आउटपुट और रॉ मटेरियल मतलब इनपुट, है ना। और इसकी प्रोसेसिंग होगी, उसके बाद फिनिश प्रोडक्ट बनेगा। तो इंडस्ट्री जो है रॉ मटेरियल उसमें जो यूज हो रहा है उसके आधार पर इंडस्ट्री को 5 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1, अगर इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से आ रहा है तो उसको हम बोलेंगे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। अगर इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल मिनरल्स के रूप में आ रहा है उसको हम बोलेंगे मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। और अगर इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल के रूप में केमिकल्स का इस्तेमाल हो रहा है उसको हम बोलेंगे केमिकल बेस्ड इंडस्ट्रीज। और अगर इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल फॉरेस्ट से आ रहा है तो उसको हम बोलेंगे फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज। और अगर किसी इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल जानवरों से मिल रहा है, एनिमल से मिल रहा है, उसको हम बोलेंगे एनिमल बेस्ड इंडस्ट्रीज। तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन इनपुट और रॉ मटेरियल। तो पहली एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड, केमिकल बेस्ड, फॉरेस्ट बेस्ड और एनिमल बेस्ड। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं वन बाई वन। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, नाम से ही पता चल रहा है ऐसी इंडस्ट्रीज जहाँ पर रॉ मटेरियल जो है मेनली कहाँ से आ रहा है, एग्रीकल्चर से आ रहा है, खेती बाड़ी से आ रहा है, उसको हम बोलेंगे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। तो इनके बारे में क्या दे रखा है देखते हैं। तो दीज इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एग्रीकल्चरल फार्म इनटू फिनिश प्रोडक्ट। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, जो खेत होता है, खेत से आएगा रॉ मटेरियल और इस रॉ मटेरियल को क्या किया जाएगा, प्रोसेस किया जाएगा, तब जाके हमें फिनिश प्रोडक्ट मिलेगा। और ये जो फिनिश प्रोडक्ट मिलते हैं इनको रूरल मार्केट या अर्बन मार्केट में बेच दिया जाता है। तो ये है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, है ना। अभी हम इनके एग्जांपल देखेंगे तब और अच्छा क्लियर हो जाएगा। तो वैसे तो सिंपल है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जो एग्रीकल्चर पर आधारित है, इसमें रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है, खेतों से आ रहा है, उसको फिर प्रोसेस किया जा रहा है और उसको फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके मार्केट में बेचा जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे सपोज करो टी, आज की डेट में आप हर घर में चाय पीते हो आप, है ना। तो चाय गाँव में भी पीते हैं और चाय शहरों में भी पीते हैं ना। तो इसके लिए जो रॉ मटेरियल है वो कहाँ से आ रहा है, टी फार्म से आ रहा है। टी फार्म में उसके बाद उसको कहाँ, इंडस्ट्री में भेजा जा रहा है और फिर इसकी पैकिंग करने के बाद इसको मार्केट में लाया जा रहा है। और मार्केट आपको पता है गांव में भी होते हैं और मार्केट शहरों में भी होते हैं। तो ये हो गई हमारी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे बहुत सारे दे रखे हैं। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज इसका एग्जाम्पल है। शुगर में भी यही देखा होगा, शुगर जो है फार्म से आएगा और उसकी शुगर केन इंडस्ट्री में प्रोसेस होगी और फिर फाइनली चीनी मिल जाएगी और चीनी को हर जगह पर हम बेचते हैं। तो मार्केट ध्यान रखना, मार्केट हमारे 2 टाइप के होते हैं, एक तो रूरल मार्केट जो गांव वाले मार्केट होते हैं, दूसरे होते हैं अर्बन मार्केट जो शहर वाले मार्केट होते हैं। ठीक है, पिकल्स, अचार, फ्रूट जूसेस, बेवरेज में टी, कॉफ़ी, कोकोआ, तीनों बेवरेज में आती हैं। स्पाइसेस एंड ऑयल फैट्स, टेक्सटाइल्स, रबर, ये सारे एग्जाम्पल हैं एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। तो ऐसी इंडस्ट्रीज जहाँ पे रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से आ रहा है, उसको प्रोसेस किया जा रहा है और फाइनली मार्केट में बेचा जा रहा है। फूड प्रोसेसिंग में कई सारी स्टेप्स होती हैं। कौन कौन सी स्टेप्स होती है, जब फूड को प्रोसेस करते हैं, मतलब एग्रीकल्चर से आप कुछ लेके आए, उसको प्रोसेसिंग करने में 3-4 स्टेप्स यहाँ पे दे रखी है। नंबर 1 कैनिंग, प्रोड्यूसिंग क्रीम और फ्रूट प्रोसेसिंग और कन्फेक्शनरी आइटम्स। ये एग्जांपल है फूड प्रोसेसिंग के। ठीक है, जहाँ पे अलग अलग तरीक़ों से फूड को प्रोसेस किया जाता है। कई सारी प्रिजर्वेटिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ऐसे कैंस के रूप में कैनिंग में मतलब कैंस में पैक कर देते हैं। ठीक है, तो ये फूड प्रोसेसिंग का ही पार्ट है। और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में ध्यान रखना प्रिजर्विंग टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी प्रिजर्विंग टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है। प्रिजर्विंग टेक्निक्स मतलब अब आपको पता है एग्रीकल्चर से जो सामान आ रहा है बहुत जल्दी क्या हो जाता है, ये ख़राब भी हो जाता है। तो ख़राब होने से बचने के लिए प्रिजर्विंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे नंबर 1 ड्राइंग, नंबर 2 फर्मेंटिंग और नंबर 3 पिकलिंग। ये तीनों ही टेक्निक्स हैं फूड को प्रिजर्व करने की, जिनको हम एंशियंट टाइम से हम यूज करते आ रहे हैं। तो पहले इनका यूज कम होता था, मगर जैसे ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई, आप सबको पता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1750 के बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई थी। कहाँ पर आई थी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई थी। ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हर जगह पर हमारी ज्योग्राफी में दे रखी है। तो अगर आपको हो सके तो एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का वीडियो आप जरूर देखें, आप सर्च कर लेना इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लकी एजुकेशन, तो वहाँ पे आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। खैर बस इतना समझ लो कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 18th सेंचुरी में इंग्लैंड में स्टार्ट हुई थी। और क्या हुआ था इस समय ये हुआ था कि जो काम पहले हम
हाथों से करते थे, अब काम वो किससे कर रहे हैं, मशीनों से कर रहे हैं। तो मशीनों को जब इंडस्ट्रीज में लाया गया तो फिर आप देखो बहुत बड़े लेवल पर क्या होने लगा, अब प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के आने के बाद इन टेक्निक्स का और ज़्यादा मतलब इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि सामान को ज़्यादा से ज़्यादा दूरी तक भेजा जा सके। ठीक है, तो ये हुई हमारी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़, जहाँ पे प्रिजर्वेशन टेक्निक्स का ध्यान रखना है, जहाँ पे फूड प्रोसेसिंग में कौन कौन सी स्टेप्स होती हैं इनका ध्यान रखना है, और जहाँ पे एग्जांपल दे रखे हैं इनका भी आपको ध्यान रखना है। तो कई सारे क्वेश्चन इसमें से बनेंगे। नेक्स्ट है आपकी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़। ऐसी इंडस्ट्रीज जिनका रॉ मटेरियल के रूप में हम मिनरल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं उनको हम बोलते हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो यहाँ पे मेन चीज़ ध्यान रखना है, जो मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स क्या होते हैं, ज़मीन के अंदर जो मिनरल्स पाए जाते हैं उनकी आपको पता ही हो, द एक्सट्रैक्शन ऑफ मटेरियल फ्रॉम अर्थ, जो एक्सट्रैक्शन करने के बाद अर्थ से जो चीज़ निकल के आएगी उसी को हम क्या बोलेंगे, मिनरल। और मिनरल आपको पता है एक जिसका एक फिक्स्ड केमिकल कंपोजिशन हो, एक फिक्स्ड फिजिकल प्रॉपर्टी हो, उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, मिनरल। जैसे फॉर एग्जांपल आयरन एक मिनरल है। ठीक है, धरती में से निकलता है, आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गई, तो ये सारे क्या हैं, मिनरल्स हैं। और इनको कहाँ से निकाला जाता है, धरती में से निकाला जाता है। और क्या निकालने का जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड माइनिंग। तो माइनिंग के दौरान हमको क्या मिलता है, मिनरल्स मिलता है। और मिनरल्स पर जो इंडस्ट्रीज आधारित हैं उन इंडस्ट्रीज को हम बोलते हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। ठीक है, अब मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज को हम 3 टाइप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। वैसे तो 2 ही टाइप हैं पर आप 3 टाइप्स में भी क्लासीफाई कर सकते हो। ठीक है, पहली इंडस्ट्रीज है फेरस मेटेलिक मिनरल वेस्ट इंडस्ट्रीज। ठीक है, फेरस। ठीक है, अगर आप देखो तो मिनरल्स 2 टाइप के होते हैं मेनली। मिनरल्स की अगर हम बात करें, एक तो होते हैं मेटेलिक मिनरल्स और दूसरे होते हैं नॉन मेटेलिक मिनरल्स। मेटेलिक मिनरल्स भी 2 टाइप के होते हैं, फेरस और नॉन फेरस। ठीक है, अब मेटेलिक मिनरल्स कौन से होते हैं, ऐसे मिनरल्स जिसमें मेटल कंटेंट पाया जाता है उसको मेटेलिक मिनरल्स बोलते हैं। और ऐसे मिनरल्स जिसमें नॉन मेटेलिक कंटेंट नहीं पाया जाता उसको नॉन मेटेलिक मिनरल्स बोलते हैं। और फेरस मिनरल्स कौन से होते हैं, ऐसे मिनरल्स जिसमें आयरन पाया जाता है उनको फेरस मिनरल्स, और जिसमें आयरन नहीं पाया जाता उनको हम नॉन फेरस मिनरल्स बोलेंगे। तो कुल मिला के आप ऐसे कह लो, 3 टाइप की कह लो, या फिर एक में 2 का क्लासीफाई कर दो, ऐसे कह लो, बात एक ही है ना। तो फेरस मेटेलिक मिनरल वेस्ट इंडस्ट्री, तो ऐसी इंडस्ट्रीज जिसमें रॉ मटेरियल के रूप में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, फेरस का इस्तेमाल करते हैं। जिसमें आयरन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फेरस मेटेलिक मिनरल वेस्ट इंडस्ट्रीज। दीज इंडस्ट्री यूज फेरस मेटेलिक मिनरल्स विच कंटेन आयरन। इसका एग्जांपल है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉन फेरस मेटेलिक मिनरल मतलब ऐसी इंडस्ट्री जिसमें नॉन फेरस मेटेलिक मिनरल जैसे एल्युमिनियम, कॉपर, गोल्ड इनका इस्तेमाल कर रहे हैं उसको हम बोलेंगे नॉन फेरस मेटेलिक मिनरल वेस्ट इंडस्ट्री। इसका एग्जांपल हो जाएंगे एल्युमिनियम इंडस्ट्री, कॉपर इंडस्ट्री और ज्वेलरी इंडस्ट्रीज। तीसरी इंडस्ट्री हो जाएंगे आपकी नॉन मेटेलिक मिनरल वेस्ट इंडस्ट्रीज। तो ऐसी इंडस्ट्री जिसमें मिनरल जो है वो कैसा है आपका, नॉन मेटेलिक मिनरल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे लाइमस्टोन, क्ले, ईटीसी। तो इसका एग्जांपल हो जाएगी सीमेंट इंडस्ट्री और पॉटरी इंडस्ट्री। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके एग्जाम्पल जो है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे भी ज़्यादा ना। तो सिंपल है यार, आप बताओ फेरस मेटेलिक मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, ऐसी इंडस्ट्री जिसमें रॉ मटेरियल फेरस मेटेलिक मिनरल है। एग्जाम्पल आयरन स्टील। ऐसी इंडस्ट्री जिसमें नॉन फेरस मेटेलिक मिनरल का इस्तेमाल किया जा रहा है उसको हम बोलते हैं नॉन फेरस मेटेलिक मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। कौन कौन से मिनरल्स हैं, जैसे एल्युमिनियम, कॉपर, गोल्ड। एग्जाम्पल एल्युमिनियम इंडस्ट्री, कॉपर इंडस्ट्री और ज्वेलरी इंडस्ट्री। ज्वेलरी में आपको पता है सोना चांदी का इस्तेमाल करते हैं। नॉन फेरस जिसमें नॉन मेटेलिक मिनरल का इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे लाइमस्टोन के लिए ईटीसी। ठीक है, एग्जांपल सीमेंट और पोट्री, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना। तीसरी इंडस्ट्रीज है आपकी केमिकल बेस्ड इंडस्ट्रीज। तो ऐसी इंडस्ट्रीज जिसमें रॉ मटेरियल के रूप में किसी ना किसी केमिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो केमिकल कहीं से भी आए ना, नेचुरली आए या कहीं दूसरी जगह से आए, तो वो हो जाएंगे हमारी केमिकल बेस्ड इंडस्ट्रीज। तो मैनी इंडस्ट्री यूज नेचुरल केमिकल मिनरल्स। तो कई सारी इंडस्ट्रीज होती हैं जो नेचुरल केमिकल मिनरल्स का इस्तेमाल करती हैं। जैसे एग्जांपल दे रखा है मिनरल ऑयल, जिसको हम बोलते हैं पेट्रोलियम। ज़मीन से जो तेल निकलता है ना उसको मिनरल ऑयल बोलेंगे या पेट्रोलियम कह दो। ये इस्तेमाल होता है पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में। ठीक है, दूसरा सॉल्ट, सल्फर, पोटास, ये इंडस्ट्री यूज करती हैं नेचुरल मिनरल्स को। सिंथेटिक फाइबर्स, यहाँ पर भी केमिकल्स का इस्तेमाल होता है। प्लास्टिक इंडस्ट्री, यहाँ पर केमिकल्स का इस्तेमाल होता है। प्लास्टिक इंडस्ट्री नेचुरल केमिकल्स को भी इस्तेमाल करती हैं। और कई सारी केमिकल इंडस्ट्री ऐसी हैं जहाँ पर रॉ मटेरियल जो है लकड़ी या कोयले से मिलता है, वुड या कोल से मिलता है।
नेक्स्ट इंडस्ट्रीज है आपकी फॉरेस्ट बेस्ड रॉ मटेरियल यूजिंग इंडस्ट्रीज। तो ऐसी इंडस्ट्रीज जो उस रॉ मटेरियल का इस्तेमाल कर रही हैं जो कहाँ से आ रहा है, फॉरेस्ट से आ रहा है। ठीक है, तो अगर किसी इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल जो है फॉरेस्ट से आ रहा है तो उसको हम बोलेंगे फॉरेस्ट बेस्ड रॉ मटेरियल यूजिंग इंडस्ट्रीज, या फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री भी आप बोल सकते हो। ठीक है, और ये जो इंडस्ट्रीज है ये कई सारे मेजर और माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट का इस्तेमाल करती हैं एज ए रॉ मटेरियल, है ना। और एग्जांपल इसमें आ जाएगी जैसे टिम्बर इंडस्ट्री। टिम्बर में मतलब जो लकड़ी जो होती है उसको फर्नीचर इंडस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं, और वुड बम्बू ग्रास इसको पेपर इंडस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं, और लेक इसको लेक इंडस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं। लेक मतलब लाख, जिसकी चूड़ियाँ वूड़ियाँ बनती हैं यहाँ पर इस्तेमाल होती हैं। तो 3 इंडस्ट्रीज में टिम्बर इस्तेमाल हो रही है फर्नीचर इंडस्ट्री में, वुड बम्बू ग्रास पेपर इंडस्ट्री में, और लेक इंडस्ट्री में। तो तीनों का एग्जांपल याद रखना। नेक्स्ट है आपकी एनिमल बेस्ड इंडस्ट्रीज। तो ऐसी इंडस्ट्रीज जिसमें एनिमल के प्रोडक्ट का इस्तेमाल होता है एज ए रॉ मटेरियल, उसको हम बोलेंगे एनिमल बेस्ड इंडस्ट्रीज। अब आपको पता है जानवरों से बहुत सारी चीज़ें मिलती है, जानवरों से दूध मिलता है, जानवरों से ऊन मिलती है, जानवरों से लेदर मिलता है, जानवरों से बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। तो दीज इंडस्ट्रीज आर कम्प्लीटली बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम दी एनिमल्स। तो ये वो इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पर रॉ मटेरियल सीधा सीधा कहाँ से आ रहा है, एनिमल से आ रहा है। जैसे लेदर इंडस्ट्री, लेदर इंडस्ट्री में लेदर जो है कहाँ से आएगा, जानवरों की खाल उतार के लेदर बनेगा। वूलन इंडस्ट्री, ऊन कहाँ से आएगी, जानवरों से आएगी। और एलिफेंट टस्क जो है इसको इससे मतलब आइवरी वाली जो इंडस्ट्री है यहाँ पर मतलब काम किए जाते हैं। तो हाथी का जो दांत होता है उस पर भी एक इंडस्ट्री आधारित है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी सारी इंडस्ट्रीज ख़त्म हुई जो रॉ मटेरियल के आधार पर, या आप कह लो इनपुट के आधार पर हमने इंडस्ट्रीज को 5 टाइप्स में क्लासीफाई किया था। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप इंजॉइंग, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्की एजुकेशन। और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन आउटपुट या प्रोडक्ट। क्लास 12 की ज्योग्राफी बुक है आपकी फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, चैप्टर नंबर 5, सेकेंडरी एक्टिविटीज का ये टॉपिक है। तो शुरुआत करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन देयर आउटपुट या प्रोडक्ट। आउटपुट का मतलब क्या होता है कि सपोज, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, बेसिक्स में बता चुका हूँ, और फिर भी मैं बताना चाहूँगा इसको कि कोई भी जो इंडस्ट्री होती है उसमें हम क्या करते हैं, रॉ मटेरियल देते हैं और हमें फिनिश प्रोडक्ट मिलता है। रॉ मटेरियल को कई बार हम बोल देते हैं इनपुट, है ना। जो चीज़ आप इंडस्ट्री में दे रहे हो उसको हम बोलेंगे इनपुट, और जो चीज़ आपको मिल रही है उसको हम कई बार क्या बोलते हैं, आउटपुट भी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या चीज़ मिल रही है, आउटपुट में क्या चीज़ मिल रही है, उसके आधार पर जो इंडस्ट्रीज हैं वो होती है हमारी 2 टाइप की इंडस्ट्री होती हैं। एक तो होती है बेसिक इंडस्ट्रीज और दूसरी होती है कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज या नॉन बेसिक इंडस्ट्रीज। अब ये बेसिक इंडस्ट्रीज और नॉन बेसिक इंडस्ट्रीज में क्या अंतर है, बिल्कुल आसानी से हम समझने की कोशिश करेंगे। देखो यहीं पे मैं आपको समझाता हूँ बहुत प्यारे तरीके से। तो बेसिक इंडस्ट्रीज क्या होती हैं, जैसे मान लो ये है हमारी कोई इंडस्ट्रीज, इसमें हमने दिया कोई रॉ मटेरियल, ध्यान देना, इसमें रॉ मटेरियल दिया, ये निकल के आ गया इसका फिनिश्ड प्रोडक्ट, अंडरस्टूड। अब ये कोई दूसरी इंडस्ट्री है और यहाँ पर जो रॉ मटेरियल दे रहे हैं, ध्यान रखना, यहाँ पे जो रॉ मटेरियल दे रहे हैं, तो अब ध्यान देना, अब गौर से सुनना। ऐसी इंडस्ट्रीज, अब बेसिक इंडस्ट्री की हम बात करें, ऐसी इंडस्ट्रीज जिनका जो फिनिश प्रोडक्ट होता है ना वो किसी दूसरी इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल का काम करेगा, उन्हें इंडस्ट्रीज को हम बोलते हैं बेसिक इंडस्ट्रीज। जैसे फॉर एग्जांपल ये आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है ना, तो यहाँ पे क्या निकल के आया, आयरन निकल के आया। अब इस आयरन से क्या कर रहे हो, मान लो आप कोई मशीन बना रहे हो, क्या बना रहे हो, मशीन बना रहे हो। आयरन की बहुत सारी मशीन होती है, ठीक है। तो आयरन की जो मशीन बनाने वाली कंपनी है या कोई टूल बनाने वाली कंपनी है, वो आयरन तो बनाएगी नहीं, तो वो क्या करेगी, बना बनाया आयरन ले लेगी, ठीक है। तो अब आयरन बनाने वाली जो इंडस्ट्री है वो है हमारी बेसिक इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो बेसिक इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्री होती हैं जिसमें जो फिनिश प्रोडक्ट बन रहा है ना वो किसी दूसरी इंडस्ट्री के लिए किसका काम करेगा, रॉ मटेरियल का काम करेगा, ठीक है। तो ये देखो, इंडस्ट्रीज हुज प्रोडक्ट्स आर यूज टू मेक अदर गुड्स बाय यूजिंग देम एज रॉ मटेरियल आर नोन एज बेसिक इंडस्ट्रीज, समझ गए ना। तो ऐसी इंडस्ट्री जिनका जो फिनिश प्रोडक्ट है, अब जैसे आयरन और स्टील इंडस्ट्री का फिनिश प्रोडक्ट क्या निकल के आ रहा है, आयरन निकल के आ रहा है। अब इस आयरन का इस्तेमाल क्या करेंगे, बाकी प्रोडक्ट बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। बाकी इंडस्ट्री में आयरन को हम किसकी तरह इस्तेमाल करेंगे, रॉ मटेरियल की तरह इस्तेमाल करेंगे। तो ऐसी इंडस्ट्रीज क्या कहलाती है, बेसिक इंडस्ट्रीज कहलाती हैं, है ना। The product of basic industry are processed further to use in another industry as raw material। तो जो प्रोडक्ट निकल के आता है बेसिक इंडस्ट्री का उसको फर्दर प्रोसेस किया जाता है और बाकी इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल की तरह इस्तेमाल होता है। सपोज आपके घर में आपने बहुत सारे आयरन के आर्टिकल्स देखे होंगे, आयरन के मटेरियल देखे होंगे, है ना, बहुत सारे आर्टिकल हैं। तो सपोज मान के चलो आप हाथ में वो कड़ा पहनते हो ना, कड़ा,
तो कड़ा बनाने वाली कंपनी आयरन घर अपनी मतलब आयरन चाहिए उसको, स्टील चाहिए या जो भी मेटल चाहिए, वो खुद मेटल नहीं बनाती, वो बना बनाया मेटल लेती है। ठीक है, तो जो इंडस्ट्री आयरन बना रही है वो हो जाएगी बेसिक इंडस्ट्रीज, और ये जो बेसिक इंडस्ट्री है ये अपने फिनिश प्रोडक्ट को पता नहीं कितने सारे मतलब इंडस्ट्रीज को प्रोवाइड कराती है। घर में आपके में जैसे बिल्डिंग में गार्डर लगाते हैं, गार्डर लगी रहती है ऊपर सपोर्ट के लिए, है ना, या सरिया लगी रहती है, तो ये सरिया बनाने वाली कंपनी जनरली क्या करती है, बना बनाया आयरन मतलब ले लेती है, फिर उसको प्रोसेस करते हैं, सरिया बनाओ, गार्डर बनाओ, चद्दर बनाओ, है ना, कुछ भी बना लो, वहाँ पे इनका यूज करते हैं। ठीक है, तो आयरन और स्टील इंडस्ट्री में आयरन जो बन रहा है इसको मशीन्स बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, जो कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री जबकि क्या बनाती है, कपड़े बनाती है। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, मशीनों की। तो मशीन बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल कहाँ से इस्तेमाल कर रहे हैं, आयरन इंडस्ट्री से। तो आयरन इंडस्ट्री कैसी इंडस्ट्री हो जाएगी, बेसिक इंडस्ट्री हो जाएगी, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो मशीन है उनके लिए क्या प्रोवाइड करा रही है, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करा रही है। ठीक है, दूसरी इंडस्ट्रीज है नॉन बेसिक इंडस्ट्रीज, या इनको बोलते हैं कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज। तो ये कौन सी इंडस्ट्रीज होती हैं, यहाँ पे जो फिनिश प्रोडक्ट आ रहा है ना, आपने रॉ मटेरियल दिया कुछ भी, वो ये अलग बात है, यहाँ पे जो फिनिश प्रोडक्ट आ रहा है इसको जो हमारे कंज्यूमर भाई साहब हैं वो डायरेक्टली यूज कर रहे हैं। तो ऐसी इंडस्ट्रीज जहाँ पे जो फिनिश प्रोडक्ट है उसको कंज्यूमर डायरेक्टली यूज करता है, उनको हम बोलते हैं नॉन बेसिक इंडस्ट्रीज या कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज। तो these industries manufacture such goods which are consumed by consumer directly. There is no need of for further processing as they are made for the direct consumption. तो इसमें ऐसे प्रोडक्ट बनाते हैं जिसको डायरेक्टली यूज किया जाता है। जैसे किसी कंपनी ने बिस्किट बनाए, अब यार बिस्किट को थोड़ी आप फर्दर प्रोसेस करोगे, तो आप मार्केट में जाओगे डायरेक्ट बिस्किट परचेज कर लोगे। तो इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं, ब्रेड एंड बिस्किट्स, टी, सोप, टॉयलेटरीज, पेपर फॉर राइटिंग, टेलीविजन्स। तो इनको हम क्या करते हैं, डायरेक्टली यूज करते हैं। तो ये हुआ हमारा एक और क्लासिफिकेशन। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। और अब तक आपने लकी एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ टू सब्सक्राइब लकी एजुकेशन और बी द पार्ट ऑफ लकी एजुकेशन फैमिली। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम डिस्कस करेंगे जो टॉपिक है वो है इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन ओनरशिप। मालिक कौन है कंपनी का, उसके आधार पर हम देखेंगे इंडस्ट्रीज़ कितने टाइप की होती हैं। तो बेसिकली इंडस्ट्रीज मालिक के आधार पर 3 टाइप की हैं। पहली आपकी प्राइवेट सेक्टर, दूसरा है पब्लिक सेक्टर, तीसरा है आपका जॉइंट सेक्टर। तो तीनों को एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। तो ये वाला जो टॉपिक है ये लास्ट टॉपिक बचा है इंडस्ट्रीज बेस्ड इंडस्ट्री के क्लासिफिकेशन में। चैप्टर नंबर 5 सेकेंडरी एक्टिविटीज़, बुक आपकी क्लास 12 की ज्योग्राफी की बुक है, फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। तो शुरुआत करते हैं इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन ओनरशिप। तो मालिक कौन है इंडस्ट्री का, ओनर कौन है, उसके आधार पर इंडस्ट्रीज 3 टाइप की होती हैं, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और जॉइंट सेक्टर। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे पब्लिक सेक्टर। जब भी पब्लिक सेक्टर आता है तो आप कभी भी ध्यान रखना, जब भी पब्लिक सेक्टर अगर आ जाए तो समझ लेना हम सरकारी कंपनी की बात कर रहे हैं। ठीक है, पब्लिक का मतलब है जनता नहीं है, यहाँ पर पब्लिक सेक्टर का मतलब है सरकारी कंपनियाँ। तो दीज इंडस्ट्रीज आर ओन एंड मैनेज्ड बाई गवर्नमेंट। तो ये ऐसी इंडस्ट्री होती है पब्लिक सेक्टर की जिनको मैनेज भी करती है सरकार और जिनके मालिक खुद होती है। तो ऐसी इंडस्ट्रीज को हम बोलते हैं पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो इन इंडिया देयर आर नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। आपने कई सारी PSU कंपनी के बारे में सुना होगा। PSU की फुल फॉर्म होती है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। इनको जनरली सरकार हमारी कंट्रोल करती है। और पहले के टाइम पे जो सोशलिस्ट कंट्रीज हुआ करते थे, ध्यान रखना, हालांकि आज की डेट में कोई भी कंट्री मोस्टली 100% आप नहीं कह सकते सोशलिस्ट बचा है। जनरली ज़्यादातर कंट्रीज में मिक्स्ड टाइप की मतलब इकोनॉमी पाई जाती है। फिर भी हम बात करें, जैसे पहले एक USSR हुआ करता था, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, जो 1991 में क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है और 15 रिपब्लिक्स में डिवाइड हो जाता है USSR। आपने श्योर पढ़ा होगा, उसमें पॉलिटिकल साइंस में नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं। तो USSR में पहले किस टाइप की एक प्रकार से सोशलिस्ट कंट्री थी। ज़्यादातर जितनी भी कंपनी हुआ करती थी सब पर सरकार का कंट्रोल हुआ करता था। तो इन सोशलिस्ट कंट्रीज दीज इंडस्ट्रीज आर डायरेक्टली ओन्ड एंड मैनेज बाय द स्टेट। स्टेट का मतलब है जो सरकार है वो इनको मैनेज करती है। दूसरी इंडस्ट्रीज है प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर जैसे ही नाम आता है तो आपके सामने मुकेश अंबानी, रतन टाटा जी, ये सारे नाम आपके सामने आ जाते हैं। ठीक है, गौतम अडानी। तो प्राइवेट सेक्टर ऐसा सेक्टर है या ऐसी इंडस्ट्रीज जिनको मैनेज और उनके मालिक कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है या कोई इंडिविजुअल इन्वेस्टर है, अगर वो कोई मालिक है तो हम कहेंगे भैया ये प्राइवेट सेक्टर है। ठीक है, तो दीज इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस। और जनरली जो कैपिटलिस्ट कंट्रीज होते हैं, आप कैपिटलिस्ट कंट्री कौन से होते हैं, जैसे आपको वो USSR एंड USA वाला केस याद होगा, है ना, कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था। कमेंट करके बताना है कोल्ड वॉर कब से कब तक चला था, मैं जानना चाहूँगा, आपका कमेंट जानना चाहूँगा। तो US एंड USSR के बीच में जब कोल्ड वॉर चल रहा था तो USA सोशलिस्ट था, सॉरी USA
से तो कैपिटलिस्ट था और यूएसएसआर कंट्री आपका सोशलिस्ट था, तो इनके बीच में एक जंग चल रही थी। तो कैपिटलिस्ट कंट्री वो होते हैं जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर का बोलबाला होता है, उसको हम बोलते हैं कैपिटलिस्ट कंट्रीज, पूंजीवादी देश। तो कैपिटलिस्ट इंडस्ट्रीज में जनरली जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो प्राइवेटली ओन्ड होती हैं, प्राइवेट सेक्टर उनको कंट्रोल करता है। तो यहाँ पर आप इसको लिंक कर सकते हो पॉलिटिकल साइंस से। तो जब भी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात करें तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मतलब एक ऐसी इकोनॉमी जहाँ पे ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो प्राइवेट के कंट्रोल में। अगर हम सोशलिस्ट इकोनॉमी की बात करें तो ऐसा सिस्टम जहाँ पे ज़्यादातर चीज़ें गवर्नमेंट के हाथ में, उसको सोशलिस्ट सिस्टम बोलते हैं। और एक होता है मिक्स्ड, जहाँ पर दोनों के हाथ में होती हैं, ठीक है। अगला है जॉइंट सेक्टर। तो दीज इंडस्ट्रीज आर मैनेज्ड जॉइंटली बाय द प्राइवेट एंड पब्लिक। अगर किसी इंडस्ट्री का मालिक सरकार भी है और कोई प्राइवेट इंडिविजुअल भी है, दोनों मिलकर अगर सरकार और प्राइवेट इंडिविजुअल्स मिलकर अगर कंपनी को चला रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं जॉइंट सेक्टर, ठीक है। तो ये जो इंडस्ट्रीज होती हैं इनको मिलजुल कर इस्टेब्लिश किया जाता है सरकार के द्वारा और प्राइवेट इंडिविजुअल्स के द्वारा, और दोनों मिलकर चलाते हैं। इसमें हिस्सेदारी होती है ना, परसेंटेज रहता है। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट में आपको याद रखना है। मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है कि ऐसी इकोनॉमी जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर दोनों मिलजुल के काम करते हैं, ऐसी इकोनॉमी को हम बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। तो अपना देश 1947 में जब आज़ाद हुआ था तो हमने डिसाइड किया कि इंडिया इज़ गोइंग टू हैव मिक्स्ड इकोनॉमी। हमारे यहाँ पे मिक्स्ड इकोनॉमी होगी जहाँ पे प्राइवेट कंपनी भी होंगी और जहाँ पे सरकारी कंपनी भी होंगी। तो मिक्स्ड इकोनॉमी में पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, और मगर देखी जाए तो रियल ओनर जो है सरकारी रहती है, मतलब ज़्यादा प्रभाव किसका रहता है, सरकार का रहता है। और जो कैपिटलिस्ट कंट्रीज होती हैं वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो कंपनियाँ, हालांकि उनका मालिक तो प्राइवेट रहते हैं मगर सरकार एक रेगुलेटर की तरह काम करती है कैपिटलिस्ट इंडस्ट्री में। मतलब सरकार गाइड कर सकती है, सरकार बता सकती है आपको ऐसे करना है। ऐसा नहीं कि पूरी तरह से फ्री हैंड दे दिया जाता है इंडस्ट्रीज को, जो मन में आए वो कर सकते हैं। सरकार की रेगुलेशन में ही काम करती है कैपिटलिस्ट इंडस्ट्रीज में। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो अच्छा, एक चीज़ आपको कमेंट करके बतानी है। मैं थोड़ा पॉलिटिकल का क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आई एम श्योर आप आंसर कर पाओगे। और कंपनी का मामला चल रहा है तो इसलिए पूछना ज़्यादा ज़रूरी है कि कौन से 5 ईयर प्लान में ओनली इंडस्ट्रियलाइजेशन पर फोकस किया गया था, है ना। किस 5 ईयर प्लान में इंडस्ट्रियलाइजेशन पर ज़्यादा फोकस किया गया था उसको बताना, प्लस उसको बनाने वाले कौन थे ये भी आपको कमेंट करके बताना है। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज जो हम टॉपिक देखेंगे वो है कॉन्सेप्ट ऑफ हाईटेक इंडस्ट्रीज। हाईटेक इंडस्ट्रीज क्या होती हैं उनको हम समझेंगे। ये वाला जो टॉपिक है लास्ट टॉपिक है, और क्लास 12 की ज्योग्राफी बुक हम कवर कर रहे हैं, फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, चैप्टर नंबर 5 हमारा चल रहा था सेकेंडरी एक्टिविटीज़। और इस टॉपिक के बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, और ऐसे करते करते हमारे 1 2 3 4 5 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो गए हैं। 3 चैप्टर बाकी हैं, उसके बाद ये बुक भी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो लास्ट टॉपिक है ये कॉन्सेप्ट ऑफ हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज। हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज को हम शॉर्ट में हाई टेक इंडस्ट्रीज के नाम से भी जानते हैं। अब सिंपल सा नाम से ही पता चल रहा है हाई टेक्नोलॉजी, तो यहाँ पर नॉर्मल इंडस्ट्री तो है नहीं, यहाँ पे बहुत हाई फाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट होता है हाई टेक इंडस्ट्रीज का। पहली बात, हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज को शॉर्ट में हम क्या बोल देते हैं, हाई टेक इंडस्ट्री बोल देते हैं। साथ के साथ में जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनकी सबसे लेटेस्ट जनरेशन है ये मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़। अब पहले के टाइम पे यार बाई हैंड बनाते थे, हैंड से भी मैन्युफैक्चरिंग करते थे, हाथों से भी चीज़ों को बनाते थे। फिर मतलब थोड़ी सी टेक्नोलॉजी आई, लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, फिर और टेक्नोलॉजी आई। ये जो इंडस्ट्री होती है ना हाईटेक इंडस्ट्री, इसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जैसे आज की डेट में आपने बहुत सारे नाम होंगे सुने होंगे, रोबोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं, इसमें ऑटोमेशन का इस्तेमाल करते हैं, चीज़ों को अपने आप मतलब चीज़ें काम करती हैं ना, हाईटेक मशीनों का इस्तेमाल करते हैं। साथ के साथ में इसमें AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम करते हैं। तो ये वाली जो इंडस्ट्रीज है ना ये डिपेंड करती हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे, इसलिए इनको बोलते हैं लेटेस्ट जनरेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़। जितनी भी कंपनीज हैं उनमें सबसे लेटेस्ट जनरेशन, कंपनियों की भी जनरेशन होती है जैसे मोबाइलों की जनरेशन होती है, ऐसे ही कंपनियों में भी सबसे लेटेस्ट वाली जनरेशन है ये, या मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ में भी लेटेस्ट जनरेशन है। यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं बहुत ज़्यादा एडवांस होते हैं, बहुत ही ज़्यादा साइंटिफिक होते हैं, ठीक है। इनके द्वारा जो भी प्रोडक्ट बनाया जाएगा बहुत ज़्यादा एडवांस होगा और बहुत ही ज़्यादा इंजीनियरिंग प्रोडक्ट होगा। साथ के साथ में इन इंडस्ट्रीज में एक चीज़ पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ध्यान देना, किस पर फोकस करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, तभी जाके मतलब शानदार प्रोडक्ट निकल के आते हैं, ठीक है। इसमें जैसे स्पेशली मेनली रोबोटिक्स से संबंधित प्रोडक्ट बनाते हैं, रोबोट्स बनाते हैं। यार रोबोट्स बनाना कोई
मजाक नहीं है ना, छोटी मोटी इंडस्ट्री का काम नहीं है। इसमें बहुत ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट की ज़रूरत पड़ती है। आपने शायद एक मूवी भी देखी होगी, रोबोट वाली मूवी देखी होगी, तो कितने साल लग जाते हैं उसको मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते करते तब जाके एक रोबोट बनाते हैं और उसमें लगातार एक इम्प्रूवमेंट का स्कोप होता है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा फोकस किस पे रहता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस होता है, तब जाके कोई प्रोडक्ट इसमें निकल के आते हैं। अब यहाँ पे जो लोग काम करते हैं बहुत ज़्यादा हाईली स्किल्ड स्पेशलिस्ट होते हैं, हाईली स्किल्ड मतलब जो अपने मतलब कह सकते हैं अपने फील्ड के मतलब महारथी है, उनको मतलब यहाँ पे रखा जाता है। तो प्रोफेशनल वर्कर्स यहाँ पे होते हैं। अब दो तरह के वर्कर यहाँ पे देखने को मिलेंगे, एक तो ऑफिस में काम करने वाले और एक फील्ड में काम करने वाले। ध्यान देना, ऑफिस में काम करने वाले जो वर्कर हैं उनको हम बोलते हैं व्हाइट कॉलर वर्कर्स, और जो फील्ड में काम करने वाले वर्कर हैं उनको हम बोलते हैं ब्लू कॉलर वर्कर्स। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, व्हाइट कॉलर वर्कर जो हैं वो ज़्यादा रहते हैं प्रोडक्शन वर्कर की तुलना में, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, द हाईली स्किल्ड स्पेशलिस्ट दैट इज कॉल्ड प्रोफेशनल वर्कर्स मेक अप लार्ज शेयर ऑफ द टोटल वर्कफोर्स एज कम्पेयर टू एक्चुअल प्रोडक्शन वर्कर्स। मतलब फील्ड में मतलब जो प्रोडक्शन हाउस है वहाँ पे वर्कर कम काम करते हैं और ऑफिस में वर्कर ज़्यादा काम करते हैं। मतलब ऑफिस में क्या करेंगे, वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगातार काम करते रहते हैं, और फील्ड में काम करने वाले जो वर्कर हैं उनकी संख्या क्या रहती है, कम रहती है। डेफिनेशन आए तो व्हाइट कॉलर वर्कर क्या होते हैं, ऐसे वर्कर जो ऑफिस में काम करते हैं उनको व्हाइट कॉलर वर्कर बोलते हैं, बहुत ज़्यादा स्पेशलिस्ट होते हैं। और ब्लू कॉलर वर्कर्स कौन से होते हैं, जो एक्चुअली में मैनुअल लेबर करते हैं। मतलब कंपनी में आपको देखा होगा जहाँ पे मतलब टेस्टिंग की जा रही है, किसी चीज़ को बनाया जा रहा है, तो वहाँ पर तो ब्लू कॉलर, और ऑफिस में जो मतलब अपना काम कर रहे हैं ऑफिस से, वो होते हैं व्हाइट कॉलर वर्कर्स। हाईटेक इंडस्ट्रीज के एग्जांपल क्या क्या हैं अगर कोई आपसे पूछे तो रोबोटिक्स हाईटेक इंडस्ट्री का एग्जांपल है। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन आज की डेट में आप देखो बहुत शानदार मतलब डिज़ाइन की जाती हैं, मतलब मशीनों की डिज़ाइन की जाती है, कार की डिज़ाइन की जाती है, बाइक्स की डिज़ाइन की जाती है। तो उसके लिए CAD कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन सॉफ्टवेयर होता है, इसका मतलब यूज करते हैं, ठीक है। और इसका मैन्युफैक्चरिंग में यूज, ये हाईटेक इंडस्ट्री के एग्जांपल है। इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल ऑफ स्मेल्टिंग एंड रिफाइनिंग प्रोसेस, आयरन और स्टील इंडस्ट्री जो होती है उसमें उसका पूरा की पूरा कंट्रोल कैसा, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल, मतलब ऑटोमेटिक कंट्रोल होता है, मशीनों से कंट्रोल होता है। तो ये भी एक इसका एग्जांपल है। न्यू केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, केमिकल और ये दवाइयों के जो प्रोडक्ट हैं इनको भी हाईटेक इंडस्ट्रीज में इंक्लूड किया जाता है। इसके कुछ फीचर्स होते हैं। पहली बात तो ये इंडस्ट्रीज जो नॉर्मल इंडस्ट्रीज होती है ना, पहली वाली जो इंडस्ट्री होती थी, बड़ी सी असेंबली लाइन, बड़ी बड़ी फैक्ट्री, बड़े बड़े स्टोरेज, बहुत बड़ी नहीं होती, बहुत ज़्यादा नीटली स्पेस्ड होती है, मतलब बहुत शांत, मतलब सफाई बहुत ज़्यादा होती है, बहुत कम लो, बहुत ज़्यादा हाइट इनकी होती नहीं है, और मॉडर्न होती हैं, डिस्पर्स्ड होती हैं मतलब एक इंडस्ट्री यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ है, तो ऐसे अलग अलग फैली हुई होती है इंडस्ट्रीज़। ऑफिस प्लांट बिल्डिंग आपको देखने को मिलेगा, उसमें थोड़ा सा गैप देखने को मिलेगा, मतलब ऑफिस यहाँ पे ऑफिस है तो यहाँ पे प्लांट है, ऐसे करके देखने को मिलती हैं। तो मतलब ये जो इंडस्ट्री होती है हाईटेक इंडस्ट्रीज़ बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ की तरह नहीं होती हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज की तरह नहीं होती हैं, बड़े बड़े स्टोरेज एरिया की तरह नहीं होती हैं, बहुत छोटी छोटी इंडस्ट्रीज होती हैं, मॉडर्न होती हैं, लो होती हैं, डिस्पर्स होती हैं, ज़्यादा मतलब इसमें प्लांट ऑफिस में गैप देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये इनके क्या हो जाएंगे, फीचर हो जाएंगे। और आज की डेट में कई जगह पर सरकार प्लांट बिजनेस पार्क्स बना रही हैं, ऐसे पार्क्स बना रही हैं प्लांट बिजनेस पार्क्स, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हाईटेक इंडस्ट्रीज, हाईटेक स्टार्टअप्स यहाँ पर अपना प्लांट इस्टेब्लिश करें, ठीक है। तो रीजनल और लोकल डेवलपमेंट के लिए सरकार क्या बना रही है, सरकार किस में हेल्प कर रही है, प्लांट बिजनेस पार्क्स बना रही है। तो ऐसे प्लांट बिजनेस पार्क किसके लिए बना रही है, ये बना रही है हाईटेक इंडस्ट्रीज के लिए बना रही है, ठीक है। एक चीज़ और आपको याद रखनी है, टेक्नोपॉलीज। अब टेक्नोपॉलीज आ सकता है कि टेक्नोपॉलीज क्या होती हैं, तो ऐसी हाईटेक इंडस्ट्रीज जो किसी पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती हैं, सेल्फ सस्टेंड होती हैं और हाईली स्पेशलाइज्ड होती हैं, उनको हम बोलते हैं टेक्नोपॉलीज। ध्यान देना, हाईटेक इंडस्ट्रीज को हम क्या बोलते हैं, टेक्नोपॉलीज बोलते हैं। तो किसी पर्टिकुलर एरिया में पाई जाने वाली इंडस्ट्रीज जो सेल्फ सस्टेंड है, सारा काम खुद करती हैं, बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड है, उनको हम टेक्नोपॉलीज बोलते हैं, ठीक है। तो टेक्नोपॉलीज का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे सिलिकॉन वैली नियर सैन फ्रांसिस्को इन यूएसए में सिलिकॉन वैली है, सैन फ्रांसिस्को, यहाँ पर बहुत सारी हाईटेक इंडस्ट्रीज पाई जाती हैं ना, सारी मतलब दुनिया की जो टॉप हाईटेक इंडस्ट्रीज है वो यहीं पर पाई जाती हैं। सिलिकॉन फॉरेस्ट नियर सियाटल यूएसए, ये भी इसका एक एग्जांपल है टेक्नोलॉजी का। और बेंगलोर में, हमारे भारत में जो बेंगलोर है उसको बोलते हैं सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, ये बेंगलोर है, इसको सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया बोला जाता है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।